गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने गोल्गी बॉडी पढ़ा था और हमने पूरा एनसीईआरटी देखा था जितना अभी तक हमने कर लिया। तो जल्दी से एक बार गोल्गी बॉडी को रिवाइज कर लेते हैं। गोल्गी बॉडी होती क्या है फटाफट एक बार डायग्राम के साथ में रिवाइज कर लेते हैं। तो बताओ जरा जल्दी से, गोल्गी बॉडी क्या होती है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी? पीएमटी, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी? इज पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। तो याद रहेगा। चलो जरा अभी हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया? न्यूक्लियस। चलो अच्छे से बना देते हैं एक बार जल्दी से। देखो देखो, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिवीजन कराता हूं, जिससे आप लोग रिवीजन करना सीख जाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन करते कैसे हैं। आप यदि बहुत सारा पढ़ते जाओगे और उसके बाद में यदि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैंने आपसे क्या बोला? सिलेक्शन का एक सिंपल सा सीक्रेट है, किसी एक चीज को उठा के 5 बार कर डालो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप 5 चीजों को एक बार करोगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये याद रखना। क्लियर है? यही गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्रॉपर के टाइम में कर लेते हैं, जब ड्रॉप लेते हैं। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप मुझे बताना, इस तरफ में क्या बना दे रहा हूं? गोल्गी बॉडी। क्या बना दे रहा हूं आप मुझे बताइए जरा? गोल्गी बॉडी। ये मैंने गोल्गी बॉडी बता दी। सबसे पहले आप मुझे बताओ, इसके सिस्टर ने कनेक्टेड टू न्यूक्लियस है, इसके सिस्टर ने नियर द न्यूक्लियस है। बात समझ में आ गया? चलो इसकी कॉपी कर लेते हैं, तो उससे मैं आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो साइट न्यूक्लियस की तरफ है उसको हम क्या बोल देंगे? सिस। जो न्यूक्लियस से दूर है उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांस। आप मुझे बताओ, इस तरफ कॉन्केविटी बन रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे? कैसा हो जाएगा? इट इज कॉन्केव सरफेस। आप मुझे बताओ, ये कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स सरफेस। कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। यहां से वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज रिसीविंग एंड। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? दिस इज शिपिंग एंड। क्या हो जाएगा? दिस इज शिपिंग एंड। याद रहेगा? अब आप मुझे बताओ, आप मेडिकल कॉलेज में इंटर करते हो किस चीज के लिए? डॉक्टर बनने के लिए, और वहां से निकलते हो डॉक्टर बन के निकलते हो। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आप मुझे बताना, इस फेज पर जब कोई मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो बनने के लिए इंटर करेगा, कुछ बनने के लिए होगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस फेज का एक और नाम हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मिंग फेज। बताओ क्या बोल देते हैं इसको हम? दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज। क्लियर है? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यहां से बन के निकलता है तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज। क्या बोलेंगे बताइए जरा जल्दी से? दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज। सभी को क्लियर हो गया? फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। अब आप देखना, ये दोनों ही फेज जो होते हैं ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इंटायरली डिफरेंट, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। मैंने आपको बताया था ना कि भाई जैसे मॉल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होता है। एक पॉइंट से एंट्री होती है, एक पॉइंट से एग्जिट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक जगह काफी सिक्योरिटी होती है, दूसरी जगह कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आप मुझे बताओ, लेकिन दोनों कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड। तो मैं क्या बोलूंगा? सिस फेज एंड ट्रांस फेज आर इंटायरली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड। अब आप मुझे बताओ, इस ड्यूरेशन में जो भी यहां से इंटर हुआ, यहां से एग्जिट हुआ, इस बीच में क्या हो जाएगा? पीएमटी, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। क्या हो जाएगा? पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर पैक होगा, किसमें पैक होगा? वैक्यूल में। मॉडिफिकेशन हमेशा याद रखना, कोई भी मॉडिफाइड चीज आ जाए, कोई भी आपसे ऐसे उसने एग्जामिनरी क्वेश्चन दे दिया, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन, आंसर क्या जाएगा? गोल्गी बॉडी। आंसर क्या जाएगा? गोल्गी बॉडी। सारे मॉडिफिकेशन कहां पर होते हैं? यहां पर होते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप गोल्गी बॉडी को समझो, गुरु की तरह समझो। समझ में आ गया? गोल्गी बॉडी को किसकी तरह समझो? गुरु की तरह समझो। देखो, पैदा करने का काम कौन करते हैं? मां बाप। तो मतलब पैदा करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ बनाने का काम कौन करता है? आप मुझे बताओ जरा। मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? गुरु। तो ये गोल्गी बॉडी गुरु की तरह होती है। बात समझ में आ गया? जो मॉडिफाई करती है। क्लियर हो गया? इसीलिए हर पर्सन की लाइफ में उसके टीचर का, गुरु का या मेंटर का नाम हमेशा जुड़ा होता है। आप कभी भी देखो, आप सचिन के मां बाप का नाम नहीं जानते। समझ में आ गया? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसके टीचर का नाम बहुत लोग जानते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। सभी को समझ में आ गया? तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? मॉडिफिकेशन। क्या फंक्शन होता है? मॉडिफिकेशन। सभी को क्लियर हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद आप देखना, यहां से क्या होता है? ये मान लो वेसिकल है, यहां से क्या निकल रहा है आप समझना जरा। वेसिकल, ये क्या है? वेसिकल। किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है आप समझना। अब ये वेसिकल क्या होगा? घूम के यहां आएगा। ये वेसिकल यहां पर आ गया।
अब ये क्या करेगा, यहां से इसके अंदर मटेरियल को क्या कर देगा, लोड कर देगा। ये देखो जरा क्या कर देगा, आप मुझे बताइए जरा, यहां से इस मटेरियल को लोड कर देगा। जो भी मटेरियल को लोड करना है वो मटेरियल यहां से ये लोड हो गया, लोड हो गया। अब लोड होने के बाद क्या होगा, आप मुझे बताओ जरा, यहां से वापस यहां पर इंटर करेगा। और जब ये इंटर करेगा, जब ये इंटर करेगा तो आप मुझे बताना जरा, इसमें प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, मॉडिफिकेशन हो चुका होगा। और इसमें टैगिंग कर दी जाएगी किसकी, फॉस्फेट की। मैंने आपको बताया ना, ठप्पा लगा देंगे। टैगिंग का मतलब क्या होता है, ठप्पा। और जब वो यहां से निकलेगा, देखना जरा, जब वो यहां से निकलेगा तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया, प्रॉपरली मैच्योर हो गया। ये प्रॉपरली क्या हो गया, मैच्योर हो गया। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो मैं यहां पर क्या बना दूं, सपोज करो यहां पर मैं बोल देता हूं कि ये सेल बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दिया, सपोज करो दिस इज अ सेल। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ सेल। क्लियर हो गया। तो अब आप देखो जरा, ये जो मटेरियल है, यहां से पहले इसमें मैं फॉस्फेट भी लगा दूं, ये मैंने फॉस्फेट भी लगा दिया। तो अब ये जो चीज है वो यहां से बाहर जाएगी। तो आप मुझे बताओ, इसका बाहर जाना क्या कहलाएगा, सिक्रीशन। बाहर जाना क्या कहलाएगा, सिक्रीशन। और आप मुझे बताओ, यहां से वेसिकल बना के यहां भेजा, यहां से लेके वापस बुलाया, तो इन दोनों के फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है ना। अरे जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो आपकी मम्मी आपको एक थैला लेके भेजती है ना, कि भाई इसको लेकर जाओ, इस बैग को लेकर जाओ, इसमें सब्जी लेकर आना। तो इसी तरीके से यहां से थैला लेकर जा रहे हैं, यहां से सामान भर के ला रहे हैं, यहां पर बढ़िया उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और फिर वापस भेज रहे हैं। यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, गोल्गी बॉडी इज मेनली कंसर्न विथ मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, टैगिंग एंड सिक्रीशन। क्लियर हो गया। क्या किसमें किसके लिए कंसर्न है, सिक्रीशन के लिए। सभी को बन जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, यहां पर क्या क्या हो गया, इसमें पीएमटी हो गया। आप लिखोगे पीएमटी का मतलब क्या हो जाएगा, और किसके लिए कंसर्न है, सिक्रीशन के लिए कंसर्न है। तो गोल्गी बॉडी आपको अच्छे समझ में आ गया। जी फॉर गोल्गी बॉडी, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर ग्लाइकोलिपिड, फिर लाइसोसोम, फिर वैक, फिर क्या बनेगा, वेसिकल, फिर पैक्टिन। क्लियर हो गया। क्या बनेगा, पैक्टिन। अब यदि सेल वॉल बनाना है तो इसी में क्या भर के बाहर भेज देंगे, पैक्टिन। क्या भर के भेज देंगे, पैक्टिन। अरे याद करो, हमने बनाया था ना मिडिल लैमिला। जब हमने साइटोकाइनेसिस देखी थी तो हमने मिडिल लैमिला बनाया था ना। तो मिडिल लैमिला कौन बनाता है, गोल्गी वेसिकल। कौन बनाता है, यही गोल्गी वेसिकल के अंदर पैक्टेट होता है जो उसको डिपॉजिट करता जाता है इस तरीके से। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो हमारे जो डायग्राम्स होते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने सारी थ्योरी को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। देखो स्टेटमेंट में आपको 10 स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, आप भूल जाओगे। लेकिन उसकी जगह यदि मैं आपको 10 डायग्राम बनवाऊंगा ना, तो आप डायग्राम्स कभी नहीं भूलोगे। डायग्राम्स में जो होता है ना, रिमेंबर करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, काफी लंबे टाइम तक रिटेंशन रहता है डायग्राम के थ्रू। तो इसीलिए हमारे जो डायग्राम होते हैं वो डायग्राम मत समझना, वो 2500 ग्राम के होते हैं। समझ में आ गया। और जब ये किसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, छप जाता है सीधे के सीधे। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ जाए, चलो। अब आप मुझे बताइए जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम समझने से पहले हम थोड़ा सा साइटोसिस समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, साइटोसिस। अब देखो साइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल से मूवमेंट या सेल में मूवमेंट। क्लियर है। तो ये साइटोसिस हो जाएगा 2 टाइप का। साइटोसिस कितने टाइप का हो जाएगा मुझे बताओ जरा, इट इज ऑफ 2 टाइप। एक हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, एक क्या हो जाएगा, वन इज अ एंडोसाइटोसिस, और अनदर वन क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। कौन सा हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। अरे बन जाएगा, एक हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, एक हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। सभी को क्लियर हो गया। अब आप देखना, मान लो यहां पर ये मैंने एक सेल बनाया। क्लियर है। ये मैंने यहां पर एक और सेल बना दिया। क्लियर है। अब देखो इसी से मैं क्या कर दे रहा हूं, और सेल बना देता हूं ऐसे। ये मैं बना देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये बना दिया। अब मान लो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, यदि वो मटेरियल अंदर आ रहा है, एंडो का मतलब क्या हो जाएगा, इन। कोई भी मटेरियल है यदि वो अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। कोई भी मटेरियल यदि बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा, क्या बोलेंगे उसको, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अब ये मटेरियल के बेसिस पर ये एंडोसाइटोसिस 2 तरीके का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। एक क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, वन इज अ फैगोसाइटोसिस, वन इज अ फैगोसाइटोसिस, और दूसरा आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, पिन्नोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा, पिन्नोसाइटोसिस। समझना जरा, यदि ये मटेरियल फूड है, देखो फैगो का मतलब होता है फूड, यदि ये मटेरियल क्या है, फूड है,
समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। लेकिन ये पानी है, पिन्नो का मतलब पानी, ऐसे समझो, पिन्नो का मतलब पानी। यदि ये पानी है तो आप मुझे बताओ जरा, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, ये पानी है या फिर ये कोई लिक्विड है? ये मैंने बना दिया कोई लिक्विड है, या फिर मैंने क्या बोल दिया, ये पानी है। क्लियर हो गया? तो ये जब अंदर आ गया, ये जब अंदर आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। तो दोनों में समझ में आ गया। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगो का मतलब होता है फूड या ईटिंग। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे? फैगोसाइटोसिस। तो इसको मैं बोल सकता हूं सेल ईटिंग, तो इसको क्या बोल सकता हूं? सेल ड्रिंकिंग। क्लियर हो गया? और जब ईटिंग ड्रिंकिंग हो गया तो इसको क्या बोल देंगे बाहर निकालने को? सेल वॉमिटिंग। समझ में आ गया? मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में क्या आ रहा है, लेकिन साइंटिस्ट थोड़े से यहां पर थोड़े से कैसे, थोड़े ढंग के हैं, तो उन्होंने अच्छा वर्ड यूज किया। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको मैं क्या बोल दूं? सेल ईटिंग। कौन सा वर्ड बोल दूं? सेल ईटिंग वर्ड बोल दूं। क्लियर हो गया? कौन सा वर्ड बोल दूंगा? दिस इज सेल ईटिंग। यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? सेल ड्रिंकिंग। क्या बोल दूंगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। सेल ड्रिंकिंग बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? सेल ड्रिंकिंग। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूं? सेल वॉमिटिंग। क्या बोल दूं? आप मुझे बताओ जरा। सेल वॉमिटिंग। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोल दूंगा इसको? सेल वॉमिटिंग। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब फैगोसाइटोसिस कौन कौन करता है जरा याद करो। डब्ल्यूबीसी याद आ रहा है? डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं। नेवर लेट मंकी ईट बनाना, याद आ रहा है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, याद आ रहा है? तो आप मुझे बताओ जरा, इसमें मैक्रोफेजेस का नाम सुना है? व्हाट इज मैक्रोफेज? पहले तो आप मुझे बताओ, आपने जैसे यहां कोटा में एक सर्कल है, घटोत्कच सर्कल, ठीक है? तो अब वो घटोत्कच सर्कल, जब भी मैं वहां से निकलता हूं मुझे ध्यान आता है, 2-3 कॉन्सेप्ट उसके देख के याद आ जाते हैं। आपने यदि घटोत्कच को देखा हो तो पहले छोटा रहता है और लड़ाई करनी होती है तो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये मोनोसाइट्स होते हैं। जब इनको क्या करना होता है, काफी काम करना होता है, तो इनका साइज बड़ा हो जाता है और दे विल कन्वर्ट इनटू बिग ईटर सेल। तो मोनोसाइट ही किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मैक्रोफेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मैक्रोफेज में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल उसमें लिख सकते हो। तो सेल वॉमिटिंग आपको समझ में आ गया। और फैगोसाइटोसिस कौन करता है? अमीबा। और कौन करता है? अमीबा। और कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, अमीबा भी फैगोसाइटोसिस करता है, और मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे खा लेते हैं। क्लियर हो गया? अरे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो अब देखना, यहां पर मैं देख रहा हूं फैगोसाइटोसिस। हम किसकी बात कर रहे हैं? फैगोसाइटोसिस। किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताना। फैगोसाइटोसिस। तो अब आप देखो यहां पर, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक सेल बना दिया। क्या बना दिया? ये मैंने सेल बना दिया। अब आपको मालूम है यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर मान लो ये मैंने क्या बना दिया? फूड। अब ये फूड अंदर आया तो क्या ये ऐसे फैल के पड़ा रहेगा? नहीं। यूकैरियोट्स में हर चीज को रखने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो आप अपने रूम में गए, आपके शूज कहीं पड़े हुए हैं, आपके कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, आपकी बुक्स कहीं पड़ी हुई हैं, तो ये काम प्रोकैरियोट्स का होता है। ये किसका होता है? प्रोकैरियोट्स का। और जो ऐसे फैला हुआ पड़ा हुआ है ना, आप कभी भी देखोगे, मान लो आपके शूज कहीं पे भी पड़े हुए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए, तो समझ जाना वो क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। और आप क्या हो? प्रोकैरियोट्स। आप क्या हो? प्रोकैरियोट्स। और वो क्या हो जाएगा? इंक्लूजन बॉडीज। दूसरी तरफ लेकिन आपके शूज प्रॉपर रैक में रखे हुए हैं, आपके कपड़े प्रॉपर कबर्ड में रखे हुए हैं, आपकी बुक्स प्रॉपर उसमें रैक में रखी हुई है, तो आप मुझे बताओ ये किसका काम होता है? सिविलाइज यूकैरियोट्स का। और आप मुझे बताओ जरा, ये फूड आएगा तो इसको हम ऐसे कहीं भी फैल जाने दे क्या? नहीं। तो यहां पर एक स्पेशल वैक्यूल होता है जो इसको क्या करता है? अपने अंदर इसको कलेक्ट कर लेता है इस तरीके से। तो यहां से आप मुझे बताओ जरा, ये और ये बना दूं इसको इस तरीके से, ये आएगा और आने के बाद में आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर चला जाएगा। तो वो वैक्यूल जिसके अंदर फूड आ गया उसको हम फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? फूड वैक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सो दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। क्लियर है? और इसी फूड वैक्यूल का नाम होता है फैगोसोम। देखो, फैगो का मतलब क्या होता है? फूड, और सोम का मतलब बॉडी। तो ऐसी बॉडी, समझना जरा, ऐसी बॉडी जिसके अंदर फूड है उसको हम क्या बोल देंगे? फैगोसोम। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। फैगोसोम।
सभी को समझ में आया? आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम। हेडिंग डाल लें लाइसोसोम। रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला है, जापान के एक साइंटिस्ट थे यासुनोरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? यासुनोरी को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो लाइसोसोम क्या है? इट इज अ डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। क्या है आप मुझे बताओ जरा? डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। जैसे आप इस तरीके से समझो, आप जो खाना खाते हो वो आपके हाथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है क्या? बताओ जरा। या कान में डाइजेस्ट होता है क्या? कि घुटने में डाइजेस्ट होता है? या प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होता है? होता ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से सेल में डाइजेशन के लिए एक प्रॉपर कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट को हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। और सेल के अंदर डाइजेशन यदि हो रहा है, सेल के अंदर यदि डाइजेशन हो रहा है, तो वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर? कौन सा डाइजेशन होगा? इंट्रासेल्युलर। तो इसको हम क्या बोल देंगे? डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। क्लियर हो गया? जापान के साइंटिस्ट यासुनोरी को नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए, अभी रिसेंट में मिला है 2016-17 में। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। कौन सा डाइजेशन होगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन होगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। बताओ जरा कौन सा डाइजेशन होगा? इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। कैसे होगा अभी हम सब देखेंगे। अब इसका जरा रीजन लिख लें भाई। एसर्सन रीजन का जमाना चल रहा है, तो जरा हम रीजन लिख लें। एक भी एसर्सन रीजन क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं आएगा, याद रखना। समझ में आ गया? ये समझ लो, इस चीज में तो मेरी स्पेशलिटी है। क्लियर हो गया? एक भी चीज आपका इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो मैं वैसे ही पैटर्न में आपको बना के कर रहा हूं कि आपको लास्ट में बिल्कुल भी पैनिक ना होना पड़े। समझ में आ गया? और लास्ट ईयर मैंने क्या देखा? लास्ट ईयर मैंने सबसे ज्यादा ये देखा कि बच्चे एग्जाम के 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले काफी डिप्रेस हो गए। तो इसीलिए, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम किससे कांटेक्ट करें। हम तो ऑनलाइन पढ़ते रहे साल भर, अब हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किससे पूछ लें, कहां से एक बार बात हो जाए। और पता चले इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, तो 1000 मैसेजेस मैं देख भी नहीं पा रहा। अब मैं नहीं देख पा रहा या आपके टीचर्स नहीं देख पा रहे, तो और बच्चे डिप्रेस हो गए कि हमको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, इतने ज्यादा मैसेज होते कि देख नहीं पाते किसी पे भी। तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, उसमें केवल आपको रोज में 3 मिनट आपको रिवाइज करवाऊंगा। समझ में आ गया? और उस रिवीजन में आपको रिवीजन सिखाऊंगा। आपको कुछ दिन में ही उसका मजा आपको आने लगेगा। बिल्कुल एक एक 2-2 लेक्चर में जो चीज हमने पढ़ी हुई है वो 1 से 2 मिनट में खत्म होंगी। आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी कितनी सी है। समझ में आ गया? ये आपको सिखाना जरूरी है। सिलेबस ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट छोटा सा सिलेबस है। यदि आप इसको इतना ज्यादा मानते हो ना, अब जिस भी सब्जेक्ट को बहुत डिफिकल्ट मानते हो, आप मेडिकल कॉलेज में इंटर करो। आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ोगे? आप एनाटॉमी पढ़ोगे। उसमें उसके 3 वॉल्यूम होते हैं बेडी चौरसिया के। फर्स्ट वॉल्यूम में जब आप उठा के पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा KG 1 से लेकर 12th क्लास तक आपने जितना पढ़ लिया वो सब इसके आगे कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं, उसके आगे नथिंग। और उसमें भी आप पढ़ के पास हो जाओगे। तो जो वहां आप सीखोगे और फिर आपको लगेगा यार मैं कितना डिफिकल्ट समझता था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, वो तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो वही चीज मैं आपको सिखाने आया हूं कि आपको सीखना है कि पढ़ते कैसे हैं। यदि आप पढ़ना सीख गए ना, तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना, सिलेक्शन केवल 3 चीजों के बीच में झूलता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको देनी पड़ेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ गया? और एक रास्ता पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, किसी को होल्ड कर लो, बस चले चलो। सारे टीचर अच्छे होते हैं, मैं बोल रहा हूं यहां नहीं, हर प्लेटफॉर्म के सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। यदि वो टीचर है तो वो अच्छा है, तभी वो टीचर है। समझ में आ गया? कोई टीचर कभी खराब नहीं होता। सिलेक्ट होने के लिए स्टूडेंट अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि हर टीचर अच्छा होता है, अपनी ताकत से पढ़ाता है, उसको जितना आता है वो अपना हमेशा मैक्सिमम एफर्ट देता है। ऑलवेज रिस्पेक्ट। मुझे याद है एक भी ऐसा स्टूडेंट मुझे याद नहीं है कि जो टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करता और वो मेडिकल कॉलेज में है या किसी भी कॉलेज में है, अच्छे कॉलेज में, मुझे ऐसा कोई भी याद नहीं है। तो इसीलिए आप इस बात को याद रखो कि आप किसी एक को पकड़ लो, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना शुरू कर दो। ये मत करो आधे लेक्चर्स यहां से पढ़ लिए, आधे वहां से पढ़ लिए, आधे किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ लिए, फिर किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ लिए। इसमें केवल कबाड़ा होगा, याद रखना। समझ में आ गया? आप बहुत ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हो तब कबाड़ा होता है। छोटे छोटे से टारगेट बनाओ। समझ में आ गया? चलो, इसीलिए आपने देखा अभी मैंने स्पीड काफी कम कर दी है। आप देखो एक एक ऑर्गेनेल, 1.5 ऑर्गेनेल, 1.5 ऑर्गेनेल में एक क्लास में करा रहा हूं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मेरा मेजर फोकस है कि आपको पढ़ना कैसे है वो सिखाना। समझ में आ गया? और एक बार आप सीख गए
तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रीजन बिकॉज इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहां पर मैं लिख दूं बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कहां पर बनता है? सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी बॉडी। समझ में आ गया? सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी बॉडी। कहां पर बनेगा? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, सिंथेसाइज इन गोल्गी बॉडी कहां पर बनता है? गोल्गी बॉडी में बनता है। और आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। क्लियर है? याद रखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है। क्लियर हो गया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोट्स के अंदर लाइसोसोम होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। बहुत सारे बच्चे अभी आते हैं इवन विद्यापीठ में, बोलते हैं सर हमारे पुराने टीचर्स ने लिखवाया कि प्लांट्स में नहीं होते, उसमें तो कोई स्फेरोसोम होता है, वो लाइसोसोम की तरह वर्क करता है। बेटा इसके ऊपर अभी रिसेंट में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और नोबेल प्राइज जिसको मिला, यासिनोरी, उसने सब सारे ऑर्गेनिज्म में ये मिला है लाइसोसोम। जितने भी यूकैरियोट है सबके अंदर जितने उसने स्टडी करी, सबके अंदर उसको लाइसोसोम मिला है। और इवन एनसीईआरटी में डायग्राम में भी दिया हुआ है, आप यदि प्लांट सेल और एनिमल सेल देखोगे, दोनों में डायग्राम में मेंशन है। समझ में आ गया? लाइसोसोम मेंशन है। तो यहां पर मैं लिख लूं, लाइसोसोम प्रेजेंट इन, लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एक भी पॉइंट में आपको डाउट है तो बता दो, एक भी पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। अच्छे से सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब देखना, मैं आपको लाइसोसोम बना के बताता हूं। सबसे पहले ये मैं लाइसोसोम आपको यहां पर बना देता हूं। ये मैंने बना दिया, दिस इज अ न्यूक्लियस। क्या बना दिया मैंने? दिस इज अ न्यूक्लियस। क्या बना दिया यहां पर? न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियस से यहां से मैं क्या बना दूं? इसकी आउटर उसको क्या बना दूं? थोड़ा सा और इसको थिक कर देते हैं। ये मैं बना देता हूं इसको, ये मैंने क्या कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बना दूं। ये बना देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बना दूं? ये मैंने बना दिया, दिस इज गोल्गी बॉडी। क्या बना दिया मैंने? दिस इज गोल्गी बॉडी। अब देखो जरा, इसके एंजाइम्स, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये मैंने क्या बना दिए, यहां से क्या निकले? ये एंजाइम्स बना दिए। समझ में आ गया? ये मान लो ये मैंने क्या बना दिए? प्रोटीन्स बना दिए। सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं, एंजाइम की क्यों बात करें। यहां पर मैं बोल दे रहा हूं प्रोटीन। समझ में आ गया? क्या बना दिया यहां पर मैंने? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आप मुझे बताओ जरा, इसकी क्या बनेगी? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। तो ये आप मुझे बताओ जरा, लिपिड और प्रोटीन जो है मैंने यहां पर बना दिया। लिपिड एंड प्रोटीन, वो कौन बनाता है? आरईआर और एससीआर बनाते हैं ना, लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझना, ये सारी चीजें यहां पर जाएंगी, और यहां पर जाने के बाद में समझना जरा, यहां पर जाने के बाद में ये क्या बना लेंगी? आप मुझे बताओ जरा। अब ये बना लेंगे लाइसोसोम। अब ये क्या बना लेंगे? आप मुझे बताओ जरा। लाइसोसोम। तो इन्होंने क्या कर दिया? असेंबलिंग कर दी। देखो, प्रोटीन इसका कहीं और बना, इसकी मेम्ब्रेन का पार्ट कहीं और बना, लेकिन इनने उसकी असेंबलिंग कर दी। और यहां से आप मुझे बताओ जरा, अब जब ये निकलेगा बाहर, तो ये जब अभी बाहर निकलेगा, तो ये सबसे अभी ताजा ताजा बना हुआ क्या है? लाइसोसोम है। समझ में आ गया? ताजा ताजा बना हुआ लाइसोसोम है। इसके अंदर ये एंजाइम्स है, ये मैंने बना दिया, ये क्या है? एंजाइम्स है। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। दिस इज कॉल्ड एज, बताओ जरा जल्दी से, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा? प्राइमरी लाइसोसोम बन जाएगा।
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी क्लास में थे तो कैसे थे? अभी के कंपेयर में चीजें तो कम ही जानते थे ना, तो आप मुझे बताओ कम ही एक्टिव रहे होगे। तो ऐसा तो नहीं था कि प्राइमरी क्लास में अपनी गाड़ी उठा के निकल जाते थे और बोलते थे चलो पिंकी आओ पीछे बैठो अपन डेट पे चलते हैं, ऐसा तो नहीं होता था। समझ में आ गया? तो इनएक्टिव थे ना। तो इसके अंदर आप मुझे बताइए जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कैसे होंगे? इनएक्टिव। बताओ जरा, इसके अंदर एंजाइम्स कैसे होंगे? इनएक्टिव एंजाइम। इसके अंदर कैसे एंजाइम्स होंगे? इनएक्टिव एंजाइम्स। क्लियर हो गया? कैसे एंजाइम्स होंगे? इनएक्टिव एंजाइम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैसे एंजाइम्स होंगे? इनएक्टिव एंजाइम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है? और ये इनएक्टिव एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? देखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है जो पानी पिला पिला के मारते हैं। समझ में आ गया? ऐसे पकड़ पकड़ के पानी पिला पिला के मारते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पानी मिलाएंगे टूट जाएगा, पानी मिलाएंगे टूट जाएगा, पानी पिला पिला के मारते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहां पर मैं क्या लिखूं? मोर देन 40 डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट। एंजाइम्स आर प्रेजेंट। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा, सभी क्या होते हैं? ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्लियर हो गया? ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बता दो। पूरा क्लियर हो गया? ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ गया? पानी पिला पिला के मारेंगे। क्या करेंगे? पानी पिला पिला के मारेंगे। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बना लो इसको जल्दी से, बनाओ फटाफट बनाओ। प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। तो आप मुझे बताओ, यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन पूछ लें लाइसोसोम कहां बनता है, तो आंसर क्या जाएगा? गोल्गी बॉडी। आप मुझे बताओ, जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो मेरी कार है, अब उस कार के अंदर मान लो वॉक्सवैगन का इंजन लगा हुआ है, लेकिन कार है हुंडई की। तो अब यदि मान लो कोई मुझसे पूछेगा आपका इंजन जो है, कार का इंजन जो है वो कहां बना, तो मैं ऑब्वियसली यही बोलूंगा ना, वॉक्सवैगन में बना है। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? उसकी बॉडी, मान लो उसका म्यूजिक सिस्टम इंफिनिटी का लगा हुआ है, तो यदि कोई मुझसे पूछेगा कि भाई कहां बना, तो मैं बोलूंगा इंफिनिटी में बना। लेकिन कोई पूछेगा कार कहां बनी, आपने कार कहां से खरीदी, तो मैं आंसर क्या करूंगा? हुंडई से खरीदी। कहां से खरीदी आप मुझे बताइए जरा? हुंडई से खरीदी। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया? चलो अब देखो, मैं प्राइमरी लाइसोसोम बनाता हूं। सबसे पहले आप इसको समझना, ये मैं क्या बना दे रहा हूं? प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। लिख लू यहां पर प्राइमरी प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। जैसे मान लो हम लिख लें, एंजाइम के नाम लिख लेते हैं, जैसे लाइपेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज। फिर आप मुझे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेडेस। क्लियर है? फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस। क्लियर हो गया? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? बट सारे के सारे एंजाइम आप मुझे बताओ अभी कैसे हैं? इनएक्टिव। ऑल एंजाइम्स आर इनएक्टिव। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ऑल एंजाइम्स आर इनएक्टिव। सारे के सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? अब ये एक्टिवेट कैसे होंगे, ये समझने की बात है। ये कैसे एक्टिवेट होते हैं? देखो, दे आर ओनली एक्टिव इन एसिडिक पीएच। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दे आर ओनली एक्टिव इन एसिडिक पीएच। कितने पीएच पे एक्टिव होंगे आप मुझे बताओ जरा? कौन से पीएच पे एक्टिव होंगे? एसिडिक पीएच पर एक्टिव होंगे। सभी को समझ में आ गया? अब कैसे एसिड अंदर किया जाए, तो उसके लिए आप एक बात को समझना। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं पूरे को, चलो इसको पूरा छोटा कर लेता हूं, या चलने दो, ऐसे ही चलने दो। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेंगे, क्या दुश्मनी है, एक डायग्राम और बना लेंगे। अब देखना यहां पर क्या होता है, एक स्पेशल पंप होता है। क्या होता है? एक स्पेशल पंप होता है। पंप का मतलब क्या होता है? जो बाहर से किसी चीज को अंदर फेंके या अंदर से किसी चीज को बाहर फेंके।
समझ में आ गया? उसको हम क्या बोल देते हैं? पंप। अरे आपने देखा है, जैसे मान लो आपकी कॉलोनी में नीचे से पानी ऊपर पानी की टंकी में चढ़ाया जाता है, पंप को यूज करते हैं। कूलर आपने देखा होगा, नीचे पंप होता है, उस पंप से ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, फिर वो सर्कुलेट होके आता है। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, यहां पर एक पंप होता है और इस पंप को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? प्रोटॉन पंप। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताना? दिस इज प्रोटॉन पंप। और ये प्रोटॉन पंप का काम क्या होता है? बाहर से प्रोटॉन को अंदर भेजना। बाहर से प्रोटॉन को क्या करना? अंदर भेजना। और जैसे ही ये प्रोटॉन अंदर जाएंगे, ये सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन ये प्राइमरी लाइसोसोम है, तो ये प्रोटॉन पंप क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये प्रोटॉन पंप कैसे होना चाहिए? दे शुड बी क्लोज, दे शुड बी क्लोज। समझ में आया? नहीं आया समझ में? फिर से देखो, फिर से समझो, फटाफट समझो, फिर से समझो जरा इस चीज को अच्छे से समझो। मैं यहां पर दो डायग्राम बना देता हूं। एक डायग्राम मैंने ये बना दिया, एक डायग्राम मैंने यहां पर ये बना दिया। समझ में आ गया? इसका नाम मैं क्या लिख देता हूं? दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। इसको मैं बोल दे रहा हूं जिसके अंदर एक्टिवेट है, इसको मैं क्या बोल दूं? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोल दूं आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर जितने भी एंजाइम प्रेजेंट है, ऑल आर इनएक्टिव एंजाइम। क्या लिख लूं? इनएक्टिव एंजाइम। क्या लिख लूं? इनएक्टिव एंजाइम। क्लियर है? कब एक्टिव होंगे? एक्टिव इन एसिडिक पीएच। लिख लूं यहां पर, क्या लिखूंगा? एक्टिव इन, या फिर लिख लूं एक्टिवेट इन एसिडिक पीएच। कौन से पीएच पर एक्टिवेट होंगे? एसिडिक पीएच पर। अब यहां पर आप मुझे देखना, मैं दोनों ही केस में क्या बना रहा हूं? यहां पर मैं बना रहा हूं प्रोटॉन पंप। क्या बना रहा हूं आप मुझे बताओ जरा? प्रोटॉन पंप। यहां पर भी मैं क्या बना रहा हूं? प्रोटॉन पंप। समझ में आ गया? क्या बना रहा हूं? प्रोटॉन पंप। क्लियर है? अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसमें इनएक्टिव एंजाइम है और इसके अंदर एक्टिव एंजाइम है। कैसे एंजाइम प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। कैसे एंजाइम प्रेजेंट है? एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताना, मुझे क्या करना है? बाहर से H+ आयन को अंदर भेजना है। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, बाहर से H+ आयन को मुझे क्या करना है? अंदर भेजना है। क्लियर हो गया? क्या करना है? मुझे अंदर भेजना है। ये इस तरीके से मैं अंदर भेज देता हूं। और मुझे बताओ, यदि H+ आयन अंदर आ गए तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। तो इस केस में एंजाइम कैसे? इनएक्टिव। तो इस पंप को मुझे क्या करना पड़ेगा? बंद। तो आप मुझे बताओ जरा, इस पंप को मुझे क्या करना पड़ेगा? बंद। क्या करना पड़ेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, इस पंप को मुझे क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्लोज दैट पंप। हमको क्या करना पड़ेगा? इस पंप को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? क्लोज। बताओ, पंप क्या हो जाएगा? क्लोज। प्रोटॉन पंप क्या है? क्लोज। तो यहां पर मैं लिख दूं क्लोज प्रोटॉन पंप। लिख दूं क्लोज प्रोटॉन पंप। इसको पंप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एटीपी यूज करता है। ये यूज करता है एटीपी। यूज एटीपी। बात समझ में आ गया? किसको यूज करता है? एटीपी को। अब यहां पर आप मुझे बताओ, एक्टिव एंजाइम है, तो यहां पर मैं इसको क्या कर दूं? ओपन। क्या कर दूं? बताओ जरा जल्दी से। ओपन कर दूं। ओपन कर दूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ओपन प्रोटॉन पंप। लिख दूं ओपन प्रोटॉन पंप। ओपन प्रोटॉन पंप। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, इस केस में प्रोटॉन पंप क्या है? ओपन है। इस केस में प्रोटॉन पंप क्या है? आप मुझे बताइए जरा। इस केस में प्रोटॉन पंप क्या है? क्लोज है। अब मुझे बताओ, यहां पर सारे के सारे एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव। कैसे हैं? इनएक्टिव। क्लियर हो गया? यहां पर सारे के सारे एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव। और ये इनएक्टिव एंजाइम अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से? इस H+ आयन की वजह से। और मुझे बताओ, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या हैं? दे आर हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब ये पानी पिला पिला के मारते हैं सामने वाले कंपाउंड में। और इसके अंदर आपको मालूम है कितने सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, लाइपेज। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ न्यूक्लियस। फिर आप मुझे बताओ हम क्या बोल देंगे? कार्बोहाइड्रेडेज। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ मैं क्या बोल दूंगा? प्रोटीएज। क्या बोल दूंगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। प्रोटीएज। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम आपको समझ में आ गया। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर सारी चीजें इनएक्टिव हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर सारी चीजें एक्टिव हैं। अब ये कब एक्टिव होता है वो एक्टिवेशन हम देख लेते हैं।
समझ में आ गया? ये कब एक्टिव होता है? ये फ्यूजन से एक्टिवेट होता है। जब भी इस मेम्ब्रेन में कोई चीज फ्यूज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सभी को समझ में आया? एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया पूरा क्लियर? भैया नोबेल प्राइज मिला हुआ है लाइसोसोम के ऊपर, वो भी रिसेंटली, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? आगे बढ़े। देखो, तो यहां पर आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। क्या मैंने बना दिया? प्राइमरी लाइसोसोम। और यहां पर मैं बना देता हूं दिस इज फैगोसोम। अरे याद आ रहा है? फैगोसोम, फूड वैक्यूल। तो यहां पर आप मुझे बताओ इसका नाम मैं क्या लिख लूं? इसका नाम हो जाएगा दिस इज फैगोसोम। इसका नाम क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? फैगोसोम। क्या नाम हो जाएगा इसका? फैगोसोम। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पर ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, प्राइमरी लाइसोसोम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इट इज प्राइमरी लाइसोसोम। अब क्या हो जाएगा इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर? ये जो प्रेजेंट है, ये प्रोटॉन पंप, आप मुझे बताओ कैसा है? क्लोज प्रोटॉन पंप। अभी समझाया था ना प्रोटॉन पंप कैसा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। क्लोज प्रोटॉन पंप है ये। प्रोटॉन पंप कैसा है? क्लोज प्रोटॉन पंप है। सभी को समझ में आ गया? कैसा प्रोटॉन पंप है? क्लोज है। तो क्या ये H प्लस साइन अंदर जा पाएंगे? नहीं। तो यहां पर मैं लिख दूं क्लोज प्रोटॉन पंप। क्लोज प्रोटॉन पंप। बात समझ में आ गया? एंजाइम कैसे है इसके अंदर? आप मुझे बताओ जरा। इनएक्टिव एंजाइम। कैसे एंजाइम प्रेजेंट है इसके अंदर? इनएक्टिव। कैसे एंजाइम प्रेजेंट है? इनएक्टिव एंजाइम। यहां पर आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है। अब क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा फ्यूजन। इन दोनों का क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। फ्यूजन। ये हो जाएंगे फ्यूज। क्लियर है? ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे जल्दी से बताना। दोनों के दोनों फ्यूज कर दें। दोनों के दोनों को फ्यूज। चलो दोनों के दोनों को इस तरीके से फ्यूज कर देते हैं। ये फ्यूज कर देते हैं, यहां पर ये बना लेते हैं। ये इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? इसको फ्यूज कर दिया। चलो इसको बीच से हटा दें। ये वाले को हटा देते हैं। इनके बीच में जो भी प्रेजेंट था उसको इस तरीके से हटा देते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हटा दें। ये देखो जरा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? इनका फ्यूजन कर दिया। और जैसे ही ये फ्यूजन होगा, आप मुझे बताओ, जैसे ही ये फ्यूजन होगा, ये पंप क्या हो जाएंगे? ये पंप एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके फ्यूजन से ये पंप क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और जब ओपन हो जाएंगे तो जो यहां पर एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव। कैसे हैं? आप मुझे बताओ जरा। इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। नाउ दिस एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम। नाउ दिस इनएक्टिव एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम। और कौन कन्वर्ट करेगा? आप मुझे बताओ जरा। कौन कन्वर्ट करेगा? H प्लस आयन कन्वर्ट करेंगे। कौन कन्वर्ट करेगा? H प्लस आयन कन्वर्ट करेगा। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? और ये एक्टिव एंजाइम क्या करेंगे? आप मुझे बताना जरा। इस फूड का, अब आप मुझे बताओ जरा, इस फूड का क्या करेंगे? डाइजेशन। क्या करेंगे? आप मुझे बताइए जरा। इस फूड का क्या करेंगे? डाइजेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सेल के अंदर चल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सब कुछ किसके अंदर चल रहा है? सेल के अंदर चल रहा है। चलो बना दें। ये मैं सेल के अंदर बना देता हूं। ये सेल के अंदर चल रहा है। ये किसके अंदर चल रहा है? आप मुझे बताओ जरा। ये सेल के अंदर चल रहा है। तो जब ये सेल के अंदर चल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? बताओ जल्दी से, आप मुझे बताओ। ये प्रोटॉन पंप क्या हो जाएंगे? एक्टिव। तो इसने एक्टिवेट करके क्या करा दिया? डाइजेशन करा दिया। आपको समझ में आ गया तो कितनी बड़ी बात है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और आपको यदि जानना है तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे यासीन नूरी का प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है 1.5 घंटे का, जरूर देखना। समझ में आ गया? जरूर जरूर देखना। और यदि कुछ समझ में आ जाए तो मुझे भी थोड़ा सा जरूर भेजना। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके पूरे लेक्चर में से जो काम की चीजें वो निकाल के मैंने आपको समझा दी, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा।
याद रखो, ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट है। आप जहां से पढ़ो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप जहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, आप जहां से भी पढ़ो, ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि आप जो पढ़ रहे हो वो बेस्ट है। इससे आपका आधा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन जल्दी से बता दो। हो गया? अब देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ये बना लो, अच्छा एक बार बना लो, बनाओ इसको। कितना सिंपल सा है, फूड वैक्यूल, प्राइमरी लाइसोसोम, फ्यूज हो गया। इसी को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। बताओ जरा, इसी को हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोल देंगे इसको हम? सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? सेकेंडरी लाइसोसोम। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है बताओ? हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब देखना, इसको हम क्या बोल देते हैं? सुसाइडल बैग। क्या बोल देते हैं इसको, आप मुझे बताना जरा। दिस इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल मतलब खुद को खाने वाला, सुसाइडल मतलब खुद को खाने वाला, तो इसको मैं ऑटोफेजी बोल दूं। देखो, तो यहां पर हम इसको देखते हैं, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। या फिर आप मुझे बताओ, मैं इसको क्या बोल दूं? ऑटोफेजी, ऑटोफेजी। अब क्यों जरूरी है ऑटोफेजी, आप इसको समझना। देखो, हर मिनट में हमारे 1 लाख सेल नए बनते हैं, 1 लाख सेल टूट जाते हैं, 1 लाख सेल नए बनते हैं और 1 लाख सेल क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी को समझ में आ गया? 1 लाख सेल क्या होते हैं? नए बन जाते हैं और 1 लाख सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जो पुराने सेल हैं, बात समझना जरा, पुराने सेल यदि मान लो डिस्ट्रॉय हुए, तो अब यदि हम उनको बम लगा के उड़ा दें, तो आप मुझे बताओ जरा, बम लगा के उड़ा देंगे तो जो नया सेल बनाएंगे उसके लिए इतना मटेरियल कहां से लाएंगे? 1 मिनट में 1 लाख सेल बनाने, 1 मिनट में 1 लाख सेल डिस्ट्रॉय करने। आप इस तरीके से समझो, मान लो आप जिस घर में रहते हो, मान लो अब आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप पुराने घर को बम लगा के उड़ा दोगे क्या? क्या उसमें से जो काम की चीजें हैं, जैसे मान लो आपके घर में टीवी है, बढ़िया है, उसको निकाल लोगे, उसको यूज कर लोगे, वापस वहां यूज कर लोगे? तो जिस चीज को वापस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिसाइकल करना। उसको हम क्या बोल देते हैं? रिसाइकल करना। सभी को समझ में आया? क्या बोल देते हैं हम उसको? रिसाइकल करना। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब यहां से जो भी मटेरियल होगा, यहां से जो भी मटेरियल होगा उसको हम क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं। क्या करते हैं? रिसाइकल। क्लियर हुआ? एक बार ये डायग्राम बनाओ, एक बार ये डायग्राम की प्रैक्टिस करो। बना लिया? सभी को समझ में आ गया? 1 मिनट रुकना, शायद बगल से कोई आवाज आ रही है, जरा मैं इसको बंद करा के आता हूं, पता नहीं किसी चीज की आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है? चलिए, तो अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, कुछ नहीं, वो जस्ट इससे कनेक्टेड है ना, तो वो कुछ ऐसे ही कर रहे होंगे, तो उसकी आवाज बहुत तेज 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 इस रूम में आ रही थी। तो आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग को हम क्या बोल देंगे? ऑटोफेजी। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? ऑटोफेजी। तो अब देखो, मैं आपको बता रहा था कि यदि मान लो ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट करना है, मान लो किसी और जगह पर क्लास लगानी है, तो क्या इस बिल्डिंग को मैं सीधे डायनामाइट लगाऊं और बूम, भाई ये जो है ये पूरा उड़ा दूं? ये तो बिल्कुल अच्छा है, समझ में आ गया। ये ट्यूबलाइट्स लगे हुए अच्छे हैं, इनको यूज कर लूं, तो मैक्सिमम चीजों को हम क्या कर लेंगे? रिसाइकल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिसाइकल कर लेंगे नया बनाने के लिए। तो इस रिसाइकलिंग में मदद कौन करता है? लाइसोसोम। इस रिसाइकलिंग में मदद कौन करता है? लाइसोसोम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप मुझे बताना जरा कैसे करता है वो देखो। जैसे मान लो ये मैंने सेल बनाया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? ये सेल मैंने बना दिया इस तरीके से। क्लियर है? ये मैं बना देता हूं सेल, अभी बिल्कुल यंग सेल है। तो जब यंग सेल होगा तो उसके अंदर लाइसोसोम बिल्कुल ना के बराबर होंगे। समझ में आ गया? मैं इस तरीके से बनाते जाता हूं, देखते जाओ आप। क्लियर है? यहां पर आप देखते जाना।
ठीक है, तो देखो अब आप मुझे बताओ यहां पर मैंने क्या बना दिया। सपोज करो इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम, एक सिंगल लाइसोसोम, अभी बिल्कुल नया नया सेल है, अभी अभी बना हुआ सेल है, क्लियर है, एक लाइसोसोम है। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे और लाइसोसोम बनेंगे। ये लाइसोसोम आ गए, सारे के सारे कैसे हैं, दे आर प्राइमरी लाइसोसोम, सारे के सारे कैसे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, क्लियर है। ये देखो जरा धीरे धीरे लाइसोसोम क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है, क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ जरा अब और क्या हो जाएंगे, लाइसोसोम यहां पर इस तरीके से बनते जाएंगे। अब एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा बड़ा जबरदस्त, और जो हमारी कॉपी में पहले से था कि यदि मान लो ये सिंगल लाइसोसोम फूट गया, यदि ये सिंगल लाइसोसोम फूट गया तो क्या सेल टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। जहां एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां मजा आ जाता है, वहां पर मुझे लगता है कि वो तो मेरा डिपार्टमेंट है। देखो आप इस तरीके से समझना कि मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई पर्सन एक आ रहा है, और आप होली में आपने देखा छोटे से बलून होते हैं उसमें कलर भर के, आप यदि एक बलून उसको फेंक के मारोगे तो क्या वो गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। लेकिन यदि आप मुझे बताओ वो पर्सन आया और 1000 बलून फेंक के मारो तो वो तो बिल्कुल गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, एकता में शक्ति है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो आप मुझे बताओ इसी तरीके से यदि ये सिंगल लाइसोसोम रप्चर हो गया तो कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। क्यों नहीं डाल पाएगा, आप इस बात को समझना, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा साइटोसोल है ये न्यूट्रल होता है, और इसको एक्टिवेट होने के लिए कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो यदि एक लाइसोसोम, याद रखना फिर बोल रहा हूं, सीधे क्वेश्चन आएगा, सीधे के सीधे, क्लियर हो गया। यदि एक सिंगल लाइसोसोम ब्रेक हो गया, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। याद रखना, मुझे पढ़ाने में मजा ही एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स को आता है। तो आप मुझे बताओ यदि अभी जैसे नया सेल है, एक लाइसोसोम बना, यदि ये रप्चर हो गया कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइटोसोल कैसा है, न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल होगा तो इसके एंजाइम इनएक्टिव के इनएक्टिव रहेंगे। अभी आप मुझे बताना इसके अंदर एंजाइम्स कैसे हैं, इनएक्टिव, इसके अंदर एंजाइम्स कैसे हैं, इनएक्टिव, इसके अंदर भी कैसे हैं, इनएक्टिव। देखो जैसे जैसे सेल बड़ा होता जा रहा है, जैसे आप मुझे बताओ, हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर सेल की लाइफ साइकिल इतनी होती है, होती कि नहीं होती, हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर सेल है, और इसमें आप मुझे बताओ जरा क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे लाइसोसोम बनते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, सारे एंजाइम इसके अंदर कैसे हैं, इनएक्टिव हैं, लाइसोसोम बनते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, लाइसोसोम बनते जा रहे हैं। ये मैं बना दूं, और लाइसोसोम बना दूं, यहां पर और लाइसोसोम बना देता हूं। ये देखो जरा, ये मैं क्या कर दे रहा हूं, और लाइसोसोम बना दे रहा हूं। क्लियर है, क्या बना दिया मैंने, और लाइसोसोम बना दिया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, क्या बना दिया मैंने, और लाइसोसोम बना दिया। अब इन सभी लाइसोसोम के अंदर आप मुझे बताओ, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे सेल आप मुझे बताओ एज्ड होता जा रहा है, और लाइसोसोम बनते जाएंगे, और लाइसोसोम बन जाएंगे, और अल्टीमेटली ये सभी लाइसोसोम क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये सभी लाइसोसोम आप मुझे बताओ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जब ज्यादा हो जाएंगे लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। चलो इनको फ्यूज करा देते हैं। ये देखो जरा, यहां पर क्या करा देते हैं, इस तरीके से फ्यूज करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इन सभी लाइसोसोम को। और मुझे बताओ जब भी फ्यूजन होता है, याद करो जरा जल्दी से, जब भी फ्यूजन होता है इसके प्रोटॉन पंप क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। प्रोटॉन पंप क्या हो जाते हैं, आप मुझे बताओ जरा, एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरीके से लाइसोसोम का क्या होता जाएगा, फ्यूजन होता जाएगा। क्या होता जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूजन होता जाएगा। लाइसोसोम का क्या होता जाएगा, फ्यूजन होता जाएगा। ये देखो लाइसोसोम का क्या हो गया, फ्यूजन। सबको फ्यूज कर ले। ये देखो जरा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, तो आसानी से क्या हो जाएंगे, फ्यूज भी हो जाएंगे। ये देखो जरा, यहां पर फ्यूज करा देते हैं। ये सारे के सारे क्या करा दे रहे हैं, फ्यूज करा देते हैं इस तरीके से। हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो लाइसोसोम क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब जैसे ही आप मुझे बताना लाइसोसोम फ्यूज हो गए, यहां पर आप मुझे बताओ क्या एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोटॉन पंप। और ये प्रोटॉन पंप क्या हो जाएंगे, अंदर प्रोटॉन्स को भेजने लगेंगे। क्या करेंगे, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटॉन्स को भेजने लगेंगे। और जब ये प्रोटॉन्स को भेजने लगेंगे तो आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर जो इतने सारे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव एंजाइम में। अब ये पूरा बम बन गया, अब ये फटेगा। अब जब ये फटेगा तो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, मेम्ब्रेन भी टूटेगी,
सेल भी टूटेगा, सब कुछ टूट जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, सब कुछ ऐसे टूट जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से सेल टूट जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में टूटेगा कि इसके सेल्यूलर मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी। इसने खुद ने खुद को ही तोड़ दिया, खुद ने खुद को ही तोड़ दिया। आप देखो जरा क्या कर दिया, खुद ने ही खुद को तोड़ दिया। क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी। इसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, ऑटोफेजी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ जरा, इससे ही क्या होगा, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। यहां से हम ऐसा नहीं कर रहे कि बम से उड़ा दिया, हम कंट्रोल्ड मैनर में इसको तोड़ रहे हैं। तो जो चीज काम की उसको यूज कर लो। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा, रिसाइकलिंग ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, रिसाइकलिंग ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। क्या करेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, रिसाइकलिंग ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिसाइकलिंग ऑफ सेल्यूलर मटेरियल सभी को समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी। इस तरीके से ऑटोफेजी होता है। सभी को ऑटोफेजी समझ में आ गया? अभी ये यंग सेल है। क्लियर है? अब मैं वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। देखो जरा एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं वो क्वेश्चन भी लिख देता हूं कि यदि मान लो एक सिंगल लाइसोसोम यदि रप्चर हो गया, जैसे मान लो ये मैंने एक सेल बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, सेल बना लिया। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन में ही सीधे मैं इसको ऐसे बना के बता देता हूं। इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, ये लाइसोसोम बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ये लाइसोसोम बना दिया। क्लियर है? अब यदि ये सिंगल लाइसोसोम यदि रप्चर हो गया, बताना जरा, यदि ये सिंगल लाइसोसोम क्या हो गया, रप्चर हो गया, सिंगल लाइसोसोम क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, रप्चर हो गया। यदि ये सिंगल लाइसोसोम रप्चर हो गया तो सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे बताओ ये जो साइटोसोल है, दिस साइटोसोल इज न्यूट्रल। समझ में आ गया? दिस साइटोसोल इज न्यूट्रल। तो सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? छोटी छोटी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात हो गई। तो यहां पर आप मुझे बताओ, अभी भी इसके एंजाइम इनएक्टिव हैं, अभी भी इसके एंजाइम इनएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम यदि बाहर आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ अभी भी ये कैसे होंगे, इनएक्टिव। अभी भी ये एंजाइम कैसे होंगे, इनएक्टिव, बिकॉज साइटोसोल इज न्यूट्रल, बिकॉज साइटोसोल इज न्यूट्रल। क्लियर हो गया? तो यदि आप मुझे बताओ एक सिंगल लाइसोसोम ब्रेक हो गया, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सेल, बिकॉज एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम रिक्वायर्ड एसिडिक पीएच एंड साइटोसोल इज न्यूट्रल। सभी को समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैं लिख दूं, क्या लिखूंगा जल्दी से आप मुझे बताइए, इफ सिंगल लाइसोसोम ruptured, if single lysosome ruptured, clear है, there will be no effect in the cell, there will be no significant effect effects on cell। रीजन क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, because activation require acidic pH and cytosol is neutral। समझ में आ गया? साइटोसोल कैसा होता है, न्यूट्रल। क्लियर हो गया? ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल होता है। क्यों अलग अलग? देखो आप मुझे बताना, यहां पर आप देखो, अभी यहां पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओ इसका अपीयरेंस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है ना। तो लाइसोसोम इज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। बोल दूं तो एक पॉइंट लिख लेना, lysosomes are polymorphic। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, दे आर पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया? कैसे ऑर्गेनेल होते हैं, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा, वेरियस शेप। समझ में आ गया? पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा, वेरियस शेप, वेरियस अपीयरेंस, डिफरेंट अपीयरेंस। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, डिफरेंट अपीयरेंस
या फिर वेरिएबल अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस या फिर वेरिएबल अपीयरेंस लिख लेते हैं, वेरिएबल शेप क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। वेरिएबल शेप इंपॉर्टेंट है, सीधे स्टेटमेंट में आ सकता है, क्लियर हो गया, सीधे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है। तो हमारा लाइसोसोम जो था वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वैक्यूल। क्या पढ़ रहे हैं हम, वैक्यूल। तो स्टार्ट करें वैक्यूल। चलो देखो, हमने डाइजेशन देख लिया, बनाने का काम देख लिया, कंट्रोल करने का काम देख लिया, मॉडिफाई करने का काम देख लिया, लेकिन डस्टबिन के बारे में तो पढ़े नहीं। बोले सर हम तो डस्टबिन रखते ही नहीं है, डस्टबिन का काम ही नहीं है, हम तो सारी चीजें डस्टबिन में, ऐसे ही हमारे घर में सारी चीजें पड़ी रहती हैं, रूम में सारी चीजें पड़ी रहती हैं। बट सेल ऐसा नहीं करता। सेल आप मुझे बताओ जरा, डस्टबिन, सेल के पास क्या होती है, डस्टबिन। जो भी वेस्टफुल सब्सटेंस होता है वो किस में मिलेगा, उसकी डस्टबिन में। और वो डस्टबिन क्या होती है, वैक्यूल। वो डस्टबिन क्या होती है आप मुझे बताओ जरा, वैक्यूल। क्लियर हो गया, वो डस्टबिन क्या होती है, वैक्यूल बन जाएगा। बताओ जरा, वो डस्टबिन क्या होती है, वैक्यूल। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं डस्टबिन ऑफ सेल। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, डस्टबिन ऑफ सेल। क्या बोल सकते हैं, जल्दी से आप मुझे बताना जरा, डस्टबिन ऑफ सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, डस्टबिन ऑफ सेल। सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वैक्यूल को क्या बोल देंगे, डस्टबिन ऑफ द सेल। मतलब इसके अंदर क्या मिलेगा आप मुझे बताओ जरा, ऑल वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड वैक्यूल। लिख लूं तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इनसाइड वैक्यूल। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, वैक्यूल में प्रेजेंट होगा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब ये कैसा होता है, अगेन इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा हो जाएगा, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कहां पर सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन, देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो हम ईआर लिख लेते हैं। समझ में आ गया, सिंथेसाइज्ड इन ईआर। आप बोलोगे क्यों, मैक्सिमम चीजें ईआर में ही बनती हैं। समझ में आ गया, तो किस में बनेगी, ईआर में बनेगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से मुझे बता दो। अब देखो यहां पर ये मैं वैक्यूल बना रहा हूं। अब इस वैक्यूल के अंदर आप देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जितनी गैसेस हम चाहें सारी गैसेस हो सकती हैं। समझ में आ गया, ऑल गैसेस, जितनी गैसेस बॉडी में हो सकती हैं, प्लांट में हो सकती हैं, ऑक्सीजन, CO2 सब हो सकती हैं। फिर आप मुझे बताओ, सारे मिनरल्स हो सकते हैं, जितने मिनरल्स बोले वो हो सकते हैं। फिर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हो सकते हैं। समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं। इसके अंदर रबर हो सकता है। समझ में आ गया, रबर हो सकता है। कुछ चीज कहीं ना मिले तो उसको कहां पर ढूंढोगे, वैक्यूल में। एक बार एग्जामिनर, ये एम्स का फेवरेट टॉपिक था वैक्यूल। क्लियर है। और आप मुझे बताओ जरा, वैक्यूल के अंदर एक बार उसने पूछा था कलर पिगमेंट कहां मिलेंगे, तो कलर पिगमेंट एंथोसाइनिन कहां मिलेगा, वैक्यूल में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कलर पिगमेंट, लाइक एंथोसाइनिन, कलर पिगमेंट। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो कलर पिगमेंट है, कौन सा कलर पिगमेंट, यहां लिख लेते हैं एंथोसाइनिन। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एंथोसाइनिन कहां पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर। अब जब इसके अंदर इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, इतने सारे सॉलिड आ जाएंगे, तो ये काफी फूल जाएगा, पिचक जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसीलिए इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर हम किसी भी चीज को फेंक सकते हैं या सिलेक्टिव चीजों को। डस्टबिन के अंदर किसी भी चीज को फेंक देते हो क्या, बताओ जरा। खाने जैसे आपको आपने डोमिनोज से पिज्जा मंगाया, उठा के उसमें फेंक दिया, ऐसा करते हो। आपकी मम्मी बढ़िया से रोटी बना के लाई, उसमें फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होता। सिलेक्टिव चीजों को फेंकते हो तो टोनोप्लास्ट इज द सिलेक्टिव परमिएबल। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इट इज द सिलेक्टिव परमिएबल। कैसा होगा, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, इट इज द सिलेक्टिव परमिएबल। क्लियर हो गया, कैसा होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। स्टोनोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पढ़े? आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलो। ये मैं बना देता हूं इस तरीके से, क्लियर है? मैं बाहर बना देता हूं सेल। मैं बाहर क्या बना देता हूं? सेल। ये मैंने क्या बना दिया? सेल बना दिया। समझ में आ गया? क्या बना दिया मैंने? सेल बना दिया। क्लियर है? इसको मैं क्या बना दूं? दिस इज टोनोप्लास्ट। अब आप मुझे बताना, ये सिलेक्टिव परमिएबल है और इसके अंदर ध्यान से समझना, इसके अंदर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है। यहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन। क्या है? आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट है? हाई कंसंट्रेशन है। क्लियर हो गया? बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है ना। और इस जगह पर आप मुझे बताना जरा कैसी है? लो कंसंट्रेशन। कैसी है? आप मुझे बताओ जरा। लो कंसंट्रेशन है। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को। आज तक इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, समझ में आ गया? आज तक क्वेश्चन नहीं आया। तो जो मैंने विद्यापीठ में डीपीपीस मैंने खुद बनाई है, उसमें मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डाला है। समझ में आ गया? हर एक पॉइंट के ऊपर डीपीपीस मेरी बनाई हुई और सारी डीपीपीस में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। समझ में आ गया? एनसीईआरटी की हर एक लाइन से। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर अंदर है हाई कंसंट्रेशन, बाहर है लो कंसंट्रेशन। ये मैं बना देता हूं। ये क्या हो गया? दिस इज द टोनोप्लास्ट। अब मुझे बताओ, मुझे किसी चीज को अंदर भेजना है और जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजना होता है तो हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। ए फॉर अगेंस्ट, ए फॉर एनर्जी, ए फॉर अगेंस्ट, ए फॉर एटीपी और ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ए फॉर अगेंस्ट, ए फॉर एटीपी, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप मुझे बताओ जरा, अब यदि मुझे किसी चीज को क्या करना है, यहां से यदि मुझे क्या करना है, यहां पर भेजना है, तो मुझे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजना है कि नहीं भेजना? बताओ जरा। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है। और जब भी ऐसा किया जाता है, हमको जरूरत पड़ती है चैनल्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? आप मुझे बताओ जरा। पंप की जरूरत पड़ती है, चैनल्स की जरूरत पड़ती है। और ये चैनल किसको यूज करेगा? यूज एटीपी। ये किसको यूज करेगा? यूजेस एटीपी। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो पंप है, ये पंप क्या कर रहा है? दिस पंप इज एक्टिवली पंपिंग। ये क्या कर रहा है? लो कंसंट। आप ऐसे समझो, एक भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ के अंदर आपको यदि जाना है तो आप मुझे बताओ, आपको ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? ताकत लगानी पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, लो से हाई की तरफ जाना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? एटीपी को यूज करना पड़ेगा। और ये क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्या हो जाएगा? दिस इज द पंप। यहां पर चलो और पंप बना देता हूं इस तरीके से। मान लो मैंने क्या बना दिया? पंप। क्लियर है? बना दिया मैंने पंप। क्लियर है? अब मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही बोल दिया दैट द कंसंट्रेशन इनसाइड द वैक्यूल इज हायर एज कंपेयर टू साइटोसोल। रीजन क्या जाएगा? बिकॉज दैट पंप which is present in the tonoplast actively pumps substance from outside to inside। बाहर से अंदर की तरफ पकड़ पकड़ के फेंक रहा है, पकड़ पकड़ के फेंक रहा है। तो आप मुझे बताओ, एक जगह पे क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सभी को समझ में आ गया? भाई यहां से पकड़ के मैं फेंकता जा रहा हूं, फेंकता जा रहा हूं, फेंकता जा रहा हूं, तो यहां कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बताओ जरा। और अभी भी फेंकता जा रहा हूं, अभी भी फेंकता जा रहा हूं, अंदर डालता जा रहा हूं, तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लूं इसी डायग्राम के। आप चाहो तो इसके नीचे लिख लेना, नीचे ही लिख लेना। डायग्राम बनाओ, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एसर्शन लिखता हूं, रीजन लिखता हूं। एनसीईआरटी का एसर्शन रीजन है। एक भी क्वेश्चन आपको नोट से बाहर नहीं मिलने वाला, याद रखना। मान लो एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई जो ओपीएम होता है, ओपीएम में जो ओपीएम पॉपी होती है उसमें ओपीएम कहां पे प्रेजेंट होता है? जो एफीम होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? आंसर क्या जाएगा? वैक्यूल। रबर प्लांट है, उसमें जो लेटेक्स होता है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? आंसर क्या जाएगा? वैक्यूल। कुछ समझ में ना आए तो आंसर क्या जाएगा? वैक्यूल। आप भी मुझे बताओ, कई बार काम की चीजें जो है वो कहां पर मिल जाती हैं? डस्टबिन में मिल जाती है ना, गलती से गिर जाती है। आपने सुना भी होगा कि एक कचरा बीनने वाला, पता चले उसको एकदम से बहुत सारा एक ऐसे उसको सूटकेस मिला और उस सूटकेस में सोना रखा हुआ था, सोने के बिस्किट थे, करोड़पति बन गया। तो कई बार काम की चीजें भी मिल जाती है ना। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं एसर्शन लिख रहा हूं, एसर्शन लिखता हूं। एसर्शन मतलब स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट हो जाएगा?
concentration of solutes are higher inside vacuole as compared to साइटोसोल। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन क्या हो जाएगा बताओ जरा जल्दी से। बिकॉज टोनोप्लास्ट हैज स्पेशल प्रोटॉन पंप नहीं, सिंपल पंप लिख लेते हैं, पंप which actively pump substances from cytosol to vacuole। समझ में आ गया? सीधे क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा का ऐसा ही। क्लियर है? एक भी क्वेश्चन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। जब एम्स का एग्जाम हुआ करता था एक भी क्वेश्चन नहीं जाता था नोट से बाहर। अब तो मजा आ गया, समझ में आ गया, अब तो बहुत मजा आएगा। और ये सब आप जो सोच रहे हो ना, ये होगा CUT होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अरे कुछ भी होगा। तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, यदि बायो वाले स्टूडेंट है तो उनका बायो का एग्जाम तो होगा ना, कि नहीं होगा? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ मैथ्स के स्टूडेंट है तो उनका एग्जाम तो होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर आप मुझे बताओ जब वो एग्जाम होगा तो उसकी कंडक्टिंग बॉडी वही रहेगी ना, या कोई भी हो जाएगी? वही रहेगी कंडक्टिंग बॉडी। कहां से लेकर आएंगे? इतनी थोड़ी कंडक्टिंग बॉडी इनके पास है। समझ में आ गया? तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, याद रखना। कुछ भी एग्जाम करा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी 18 लाख एग्जाम देते हैं, फिर 28 लाख एग्जाम देंगे, 28 की जगह हम बोल रहे हैं 50 लाख एग्जाम देंगे, जिसमें से आप 18 लाख अभी भी वो रहेंगे जो नीट वाले, मतलब जो मेडिकल की तरफ जा रहे हैं अभी भी वही है। ठीक है, 10 लाख IIT वाले अभी भी वो वही है, वो उसके तरफ प्रिपरेशन करेंगे। तो यहां पर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। आप ऐसे समझ लो कि पहले आप ये समझ लो कि बुफे में सारी चीजें जो है अलग अलग रखी हुई थी, अब सारी चीजें प्लेट में रख के आपको एक जगह दे देंगी। तो आपको सिलेक्ट तो आपको करना है ना, जरूरी थोड़ी कि आप सब कुछ खा लोगे। तो इसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ना, याद रखना। कोई भी एग्जाम हो जाएगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ना। प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ना। पढ़ना पड़ेगा। डिप्रेस वो लोग ज्यादा होते हैं जिनको पढ़ना नहीं है। समझ में आ गया? तो आप अपने दिमाग को खाली छोड़ो ही मत, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये सभी को समझ में आ गया। अब देखो वैक्यूल के फंक्शंस देखते हैं। हम क्या देखते हैं? फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शंस ऑफ वैक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा? GPA। मैंने आपको बोला ना एम्स का फेवरेट टॉपिक था GPA, तो थोड़ा सा इसका निमोनिक्स याद कर लेते हैं। बताओ जरा, G से क्या हो जाएगा? ग्रोथ इन प्लांट सेल। क्या हो जाएगा? ग्रोथ इन प्लांट सेल। कैसे ग्रोथ होगी अभी आप समझना, ग्रोथ इन प्लांट सेल। क्लियर है? P से देखो 2 पॉइंट हो जाएंगे। P से कितने पॉइंट हो जाएंगे? 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा प्रोटेक्शन, एक हो जाएगा पॉलिनेशन। प्रोटेक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? पॉलिनेशन। क्लियर है? कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूं। और लास्ट क्या हो जाएगा? A से ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजी। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ऑटोफेजी। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लाइसोसोम कराता है या वैक्यूल कराता है? अरे भैया मैंने आपसे क्या बोला? वैक्यूल के अंदर कुछ भी मिल सकता है, और यदि वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम आ गया तो ऑटोफेजिक वैक्यूल बन जाएगा। वैक्यूल के अंदर फूड आ गया तो फूड वैक्यूल बन जाएगा। यदि उसके अंदर लिक्विड आ गया तो सैप वैक्यूल बन जाएगा। उसके अंदर गैस आ गया तो गैस वैक्यूल बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा, नहीं कर रहा तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा है। तो एक एक फंक्शन हम देखें। सबसे पहला GPA, ग्रोथ इन प्लांट सेल, प्रोटेक्शन, पॉलिनेशन। यदि आप देखो, यदि यहां पर इस वैक्यूल के अंदर देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया? ये मान लो वैक्यूल बना दिया।
ये मैंने एक वैक्यूल और बना दिया। अब यदि आप मुझे बताओ इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यदि इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है टॉक्सिन, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, टॉक्सिन प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताओ क्या इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा? आप यदि कभी गांव गए हो, गए ही होगे दादाजी के यहां, नानी के यहां, वहां पर आप देखना गांव में जनरली बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, वहां पर क्या होता है, आंगन के ऐसे किनारे में आप देखना कि कैलोट्रोपिस लगा होता है। क्या लगा होता है? कैलोट्रोपिस लगा होता है, ठीक है। वो कैलोट्रोपिस को आपको कभी भी कोई भी एनिमल खाते हुए नहीं दिखेगा, नेवर, आपको कभी भी कोई भी एनिमल जो है ना वो खाते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसके अंदर क्या होता है, टॉक्सिन, और ये हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, उसके अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है। तो पहले ही उसके जो है मम्मी पापा सिखा के भेजते हैं, बेटा वहां मत जाना, वहां कौन रहता है, भूत रहता है, वहां पर कौन रहता है, भूत रहता है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर यदि टॉक्सिन आ गया, यदि इसके अंदर आ गया तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम हर्बीवोरस, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हर्बीवोरस, किससे बचाएगा आप मुझे बताओ जरा, हर्बीवोरस से बचाएगा। क्लियर हो गया? अब यदि आप मुझे बताओ इसके अंदर कौन आ गया, कलर पिगमेंट, इसके अंदर कौन आ गया, कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट जैसे एग्जांपल में क्या बोलूं, एंथोसाइनिन, एग्जांपल में क्या बोल दूं, एंथोसाइनिन, लिख लूं यहां पर एग्जांपल, चलो यहां पर लिख लेता हूं एग्जांपल एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, समझ में आ गया, एंथोसाइनिन। तो ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, अट्रैक्ट करेगा किसको, इंसेक्ट को, एनिमल को, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। समझ में आ गया? पॉलिनेशन के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सभी को क्लियर हो गया? यदि इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा, यदि इसके अंदर क्या आ गए, इसके अंदर मान लो लाइसोसोम आ गए, मान लो इसके अंदर क्या आ गए, लाइसोसोम आ गए। ये देखो एक लाइसोसोम मैंने बना दिया, दूसरा लाइसोसोम बना दिया, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी प्रेजेंट। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या आ गया, लाइसोसोम, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ऑटोफेजिक वैक्यूल, इट विल बिकम ऑटोफेजिक वैक्यूल। अब ग्रोथ कैसे कराएगा, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो ग्रोथ वाला पॉइंट हम देख लें, अरे कितना सिंपल है, जीपीए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जीपीए। ये मान लो प्लांट सेल है, हम ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं ग्रोथ इन प्लांट सेल। इसीलिए प्लांट सेल का 90% जो कंटेंट होता है वो यहीं पर होता है, ग्रोथ इन प्लांट सेल। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर मैं क्या बना दे रहा हूं, वैक्यूल बना दे रहा हूं, ये छोटा सा वैक्यूल बना देता हूं। क्या बना दिया मैंने, छोटा सा वैक्यूल बना दिया। इवन प्राइमरी सेल के अंदर तो ये होते भी नहीं है, चलो प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं तो क्यों देखें हम। क्लियर है? अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि सेल की ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, सेल की थोड़ी सी ग्रोथ हुई तो इसके अंदर क्या आ गया, वैक्यूल। ये देखो, तो यहां पर मैं लिख दूं ये प्राइमरी सेल है या मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्लियर हो गया? इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें माइटोसिस प्रेजेंट होती है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। इस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट है। वैक्यूल क्या होता है आप मुझे बताओ जरा, एब्सेंट है। अब क्या होगा जब ये डिवीजन बंद कर देगा, स्टॉप डिवीजन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। ये मैं शिफ्ट कर देता हूं, इसके अंदर क्या हो गया, डिवीजन स्टॉप, लिख दूं यहां पर, इसमें क्या हो गया, सेल डिवीजन स्टॉप। सेल डिवीजन क्या हो गया, स्टॉप। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू परमानेंट सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देते हैं इसको, परमानेंट सेल। नहीं आता और आगे आपको आगे समझ में आएगा। अब इस परमानेंट सेल की क्या करानी है, ग्रोथ करानी है। तो अब इसके अंदर जो पंप है वो पंप क्या करेगा, बाहर से मटेरियल को अंदर भेजना शुरू करेगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ, बाहर से मटेरियल को अंदर भेजना शुरू करेगा। अब जब बाहर से मटेरियल को अंदर भेजना शुरू करेगा तो आप मुझे बताओ जरा, जो सब्सटेंस है, ये देखो जरा, जो सब्सटेंस, बाहर के सब्सटेंस जब अंदर जा रहे हैं तो इनके पीछे पीछे कौन जाएगा, पानी। कौन जाएगा, पानी। समझ में आ गया? तो चलो और सिंपल बना के बता देता हूं, और जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं बना देता हूं कि मान लो ये क्या है, दीज आर सॉल्यूट्स, ये क्या है, सॉल्यूट्स। तो अब आप मुझे बताओ जरा, जब सॉल्यूट्स इसके अंदर जाएंगे तो पीछे पीछे कौन जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, पीछे पीछे कौन जाएगा, वाटर।
कौन जाएगा इसके पीछे, बताओ जरा जल्दी से, पीछे इसके कौन जाएगा, वाटर। और जब इसके पीछे वाटर जाएगा, सॉल्यूट गया, तो यहां से कौन जा रहा है, वाटर। और जब वाटर जाएगा तो एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, इसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। बताओ रे, किसी चीज के अंदर पानी जाएगा, बलून देखा है, बलून में पानी भरोगे फूलेगा कि नहीं फूलेगा, तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा। चलो यहां पर देखो साइज बढ़ा देता हूं, पहले अभी ऐसा का ऐसा बना देता हूं, लेकिन किसका साइज बढ़ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ये वैक्यूल का साइज बढ़ जाएगा। तो ये वैक्यूल क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, इट विल अप्लाई पुश, ये पुश अप्लाई करेगा, इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा सेल वॉल के ऊपर। और जब ये सेल वॉल के ऊपर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा, तो आप मुझे बताओ इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये खुद भी बड़ा होता हुआ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। क्लियर है, ये मैं बना देता हूं इस तरीके से वैक्यूल। तो प्लांट सेल में मैक्सिमम वॉल्यूम, आप मुझे बताओ जरा, मैक्सिमम 90% ऑफ द सेल कंटेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल। पूरे मटेरियल का 90%, देखो पूरा का पूरा तो इसने कवर कर लिया, बाकी सारी चीजें न्यूक्लियस व्यूक्लियस यहां पर दबे हुए होते हैं, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब यहां दबे हुए होते हैं। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ग्रोथ, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ग्रोथ। और इसमें मदद ऑक्सिन करता है, हम जब ऑक्सिन पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर हो गया, तब आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो सिंपल सी बात है, सॉल्यूट को समझ लो, आप कोई भी एक्ट्रेस समझ लो, और जहां एक्ट्रेस वहां पर भीड़ लगनी है कि नहीं लगी, आप मुझे बताओ। यदि यहां पर मान लो कैटरीना कैफ आ गई, मान लो पता चला यहां पर सिटी मॉल में कैटरीना कैफ आ गई, तो बहुत सारे बच्चे वहां पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, बताओ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, जब यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट अंदर जाएगा तो उसके पीछे पीछे कौन चला जाएगा, वाटर। तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। वो एक पुश अप्लाई करेगा, ऐसे धक्का मारेगा, तो यहां पर सेल वॉल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोलेंगे सर सेल वॉल टूट तो नहीं जाएगी, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे ऑक्सिन में, क्यों नहीं टूटती, क्या नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे ऑक्सिन में। ऑक्सिन का प्रॉपर रोल है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। क्लियर है। इसके बाद क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो देखो हमने एक चीज पहले ही हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं जो किसके अंदर रह रहे हैं, यूकैरियोट्स के अंदर रह रहे हैं। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इवोल्यूशन में चलते हैं। किस में चलते हैं, इवोल्यूशन में चलते हैं। तो देखो जरा, हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, उस थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या नाम है जल्दी से आप मुझे बताना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्लियर है। पहले तो इस वर्ड का मतलब बता दो। एंडो का मतलब क्या हो जाएगा, इनसाइड। एंडो का मतलब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, इनसाइड। सिम का मतलब क्या हो जाएगा, टुगेदर, साथ में। क्लियर हो गया। और बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ। बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ। अब देखना, जैसे जब इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बारे में आप लोग जानते हो, इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बने। कैसे सेल बने आप मुझे बताओ जरा, प्रोकैरियोटिक सेल बने। सब जगह पे कौन से सेल थे, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट। ये मैं बना लेता हूं प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान से समझना जरा, ये मैं क्या बना दे रहा हूं, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी मैं क्या बना दे रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैंने क्या बना दिया, प्रोकैरियोट। ये मैंने क्या बना दिया, प्रोकैरियोट। तो आप मुझे बताओ जरा, ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। बताओ जरा जल्दी से, ये कौन से सेल हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, प्रोकैरियोटिक सेल। अब जब इवोल्यूशन हो रहा था उस समय यूवी रेस पूरी आती थी क्योंकि ओजोन नहीं थी। उस समय आप मुझे बताओ, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा था, बिजलियां बहुत गिरा करती थी, वॉल्केनिक इरप्शन बहुत हुआ करता था। आप मुझे बताओ ये सारी कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से समझना, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, आप मुझे बताओ, ज्यादा यूवी रेस आएगी। जैसे बोलते हैं ना, काफी आप लोग आधा आधा किलो जो है सनस्क्रीन पोत के जाते हो, जिससे क्या ना हो, सन का फर्क ना पड़े, है ना। आप मुझे बताओ सन से क्यों बचने की कोशिश करते हो, टैनिंग वैनिंग ना हो जाए। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, ये जो यूवी रेस होती है ये म्यूटेशन कराती है, डीएनए में चेंज कराती है। अब यहां पर मैंने ये बना लिया, और इसके अंदर जो डीएनए होता है, बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर डीएनए होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, सबको मालूम है।
कैसा डीएनए होता है इसके अंदर? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। राइबोसोम आप मुझे बताओ इन सभी के अंदर कैसे हो जाएंगे? 70s। कैसे राइबोसोम हो जाएंगे? 70s। कैसे राइबोसोम हो जाएंगे? 70s। ये मैंने बना दिया, कैसे राइबोसोम है? 70s। क्लियर हो गया। अब देखो कंटिन्यूअसली इतनी हार्श कंडीशन है, क्या हो रहा है? यूवी रेस पूरी आ रही है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। उसके बाद में आप मुझे बताओ ये किसकी थ्योरी थी? अरे हीरो की थ्योरी थी। हीरो का नाम सुना है ना, इवोल्यूशन में थोड़ा सा नाम सुना होगा, HERO नाम सुना है कि नहीं सुना? ओपेरिन हेल्डेन नाम सुना है। ओ से क्या हो जाएगा? ओपेरिन, और एच से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? हेल्डेन। क्या हो जाएगा? हेल्डेन। और ये जो ओपेरिन है आप मुझे बताओ जरा, ओपेरिन कहां का है? रशिया का, और हेल्डेन कहां का है? इंग्लैंड का। तो याद रहेगा ये इनकी थ्योरी है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी नहीं है। इनकी थ्योरी ये है कि ओरिजिन लाइफ का तब हुआ जब कंडीशन बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल थी। समझ में आ गया? कंडीशन कैसी थी? बहुत ज्यादा अनफेवरेबल थी। तो अब इस अनफेवरेबल कंडीशन में आप जरा ध्यान से समझना, मान लो कुछ सेल में क्या हो गया? म्यूटेशन। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, म्यूटेशन। और एक आधा जो सेल है मान लो वो क्या हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? इट विल कन्वर्ट इनटू यूकैरियोट। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मान लो ये सेल में बना देता हूं, वो सेल किसमें कन्वर्ट हो गया? यूकैरियोटिक सेल में। ये देखो जरा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? यूकैरियोटिक सेल में। बना दूं तो ये कैसा सेल हो जाएगा? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, ये हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। कैसा सेल हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुझे बताना डीएनए कैसा होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। कैसा हो जाएगा? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस। इसके अंदर आप मुझे बताओ राइबोसोम कैसा हो जाएगा? 80s। कैसा राइबोसोम हो जाएगा? 80s राइबोसोम हो जाएगा। ये यूकैरियोटिक सेल बन गया। इन्हीं में से कुछ सेल में क्या हो गया? म्यूटेशन। क्या हो गया? म्यूटेशन। कुछ सेल में हुआ, सब में नहीं हुआ। अब देखो जरा, बाकी सेल तो वैसे के वैसे ही है। जरा ध्यान से देखना, बाकी सेल की हम बात कर रहे हैं। बाकी सेल कैसे हैं? वैसे के वैसे ही सेल हैं। क्लियर हो गया? चलो इसको मैं कॉपी करता हूं। हो जा कॉपी। क्यों नहीं हो रहा भाई? लगता है ये पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। ये मैं बना लेता हूं इस तरीके से। ये आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने एक बना लिया। क्लियर है? इसी की कॉपी कर लेता हूं। ये बाकी सारे हैं इस तरीके से। ये क्या है? बाकी सारे प्रोकैरियोट्स हैं। कुछ ही सेल किसमें कन्वर्ट हो गए? यूकैरियोट्स में। तो ये बाकी सारे सेल कैसे हैं? आप मुझे बताओ जरा। ये अभी भी क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स। और जब ये यूकैरियोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सेल यूकैरियोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो इनकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेंगे? इन प्रोकैरियोट्स को, कुछ प्रोकैरियोट्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आप मुझे बताओ जरा। अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। देखो साइज बड़ा हो गया। आप मुझे बताओ, कोई बड़ा साइज ज्यादा खाना खाएगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? तो अब आप मुझे बताओ, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा। तो इसने क्या किया? कुछ प्रोकैरियोट्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। तो अब आप मुझे बताना जरा, जब इसको इनगल्फ कर लिया, ध्यान से देखना, क्या कर लिया? यहां पर इनगल्फ कर लिया। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया। ये कौन सा सेल हो जाएगा? दिस इज यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल हो जाएगा? दिस इज यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, यूकैरियोटिक सेल। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसको इनगल्फ कर लिया? प्रोकैरियोटिक सेल को ऐसे इनगल्फ कर लिया। ये प्रोकैरियोट आ गया। ये क्या आ गया? आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट आ गया। और अभी इस प्रोकैरियोट के अंदर अभी भी आप मुझे बताओ, डीएनए कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है? इसके अंदर राइबोसोम कैसा है? 70s। कैसा राइबोसोम है? 70s। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, ये यूकैरियोट के अंदर डीएनए कैसा हो जाएगा? सर्कुलर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। इसका राइबोसोम कैसा हो जाएगा? 80s। तो आप मुझे बताना, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द प्रोकैरियोट। बताओ क्या बोल सकता हूं? दिस इज द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स which are living inside यूकैरियोट। क्लियर हो गया? किसके अंदर रह रहा है? यूकैरियोट के अंदर रह रहा है। अब जब अंदर रहेगा तो कुछ ना कुछ अपने आप में मॉडिफिकेशन करेगा। ये अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है, तो आप मुझे बताओ, ये प्रोकैरियोट कहलाएंगे अब या प्रोकैरियोटिक लाइक कहलाएंगे? देखो,
बिल्कुल वैसा का वैसा है तो प्रोकैरियोट कहलाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद इसका डिफेंस सिस्टम भी है, बहुत कुछ है, तो उससे बचने के लिए ये अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेगा, और चेंजेस कर लेगा तो ये क्या बन जाएंगे? प्रोकैरियोट्स लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इनसाइड यूकैरियोट। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम इसको क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। आप बोलोगे सर ये चेंज क्या होते हैं और इसको लाइक हम क्यों बोलते हैं? जब हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ेंगे बैक्टीरिया में तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, और उसको मैं सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा। प्रोकैरियोट वाला पार्ट में सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रोकैरियोट पहले पढ़ लो, यूकैरियोट बाद में पढ़ लो, तो यूकैरियोट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पहले यूकैरियोट पढ़ लो तो प्रोकैरियोट में कभी कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट सिंपल होते हैं। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको हम बोल देते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्लियर है? अब आप देखना, सबसे पहले मान लो इसने क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया। ये कौन सा सेल है? दिस इज यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल है? दिस इज यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज यूकैरियोटिक सेल। अब इस यूकैरियोटिक सेल ने आप मुझे बताइए जरा किसको इनगल्फ कर लिया? बताना जरा। एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। किसको इनगल्फ कर लिया? ये कौन सा बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉफिक। कौन सा बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस होता है आप समझना, बिल्कुल बेसिक। बोले सर जो अपना खुद का खाना बना लेते हो ऑटोट्रॉफिक, जो नहीं बना पाते हो हेट्रोट्रॉफिक। मैं बोलूंगा दोनों में थोड़ा सा और डिफरेंस होता है। देखो, ऑटोट्रॉफिक भी क्या करते हैं? एडीपी से क्या बनाते हैं? एटीपी। ये भी क्या करते हैं? एडीपी से क्या बनाते हैं? एटीपी। मतलब एडीपी से क्या किस में कन्वर्जन हो जाएगा? एटीपी में कन्वर्जन हो जाएगा, और इस एटीपी को ये यूज करते हैं फॉर फूड सिंथेसिस। क्लियर हो गया? किसके लिए यूज करेंगे? फूड सिंथेसिस। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। लेकिन ये फूड नहीं बना पाएंगे। एटीपी तो बनाएंगे लेकिन फूड नहीं बना पाएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोल देंगे इसको? हेट्रोट्रॉफिक। तो ये आपको समझ में आ गया? इसने इनगल्फ कर लिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। इसने क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब गटक लिया। समझ में आ गया? इनगल्फ कर लिया। तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही किसमें कन्वर्ट हो गए? दे विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। दे विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में इसने एक ऑटोट्रॉफिक को इनगल्फ किया, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गए आप मुझे बताओ जरा? क्लोरोप्लास्ट में। फिर से मुझे बताओ किसमें कन्वर्ट हो गए? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया? इसने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, और वो किसमें कन्वर्ट हो गए? दे विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। सभी को समझ में आ गया? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनगल्फ हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आप मुझे बताओ ऑटोट्रॉफिक इनगल्फ हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया? क्लोरोप्लास्ट। तो आगे बना दूं? बहुत सिंपल सिंपल सा है, आप जरा ध्यान से देखना। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया, उसको गटक लिया। समझ में आ गया? क्या कर लिया? उसको ऐसे गटक लिया। तो यहां पर आप देखना, यहां पर मैं बना देता हूं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बना देता हूं इस तरीके से, और यहां पर आप मुझे बताना, ये मैं और बना देता हूं ऐसे, ये मैं और बना देता हूं इस तरीके से ऐसे। ध्यान से देखते जाओ। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। तो ये क्या हो गए? इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गए? बताओ जरा जल्दी से। दे विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। दे विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस में कन्वर्ट हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद में इन्होंने किसको इनगल्फ किया? इन्होंने इनगल्फ किया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। किसको इनगल्फ किया? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। हेट्रोट्रॉफिक को इनगल्फ किया, क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑटोट्रॉफिक को इनगल्फ किया, क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा? क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट। क्या बन गया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। क्लोरोप्लास्ट। ये देखो जरा, इसकी कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने यहां पर बना दिया, इसको छोटा कर देते हैं। क्लियर है? ये आप मुझे बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। आप मुझे बताओ उससे पहले कौन था? उससे पहले आप मुझे बताओ जरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इस तरीके से, अरे बन गया कि नहीं बन गया? बताओ जरा। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो जाएगा? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। सभी को बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लियर हुआ? यहां पर मैं लिख लूं इसको इनगल्फ।
समझ में आ गया? यहां पर भी मैं क्या बोल दूं, इनगल्फ। क्लियर है? और ये कौन सा बैक्टीरिया है, जरा इसका नाम बताओ। ये है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, क्लियर हो गया? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लिख लोगे यहां पर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इट विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो आप मुझे बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द प्रोकैरियोट्स व्हिच आर लिविंग इनसाइड यूकैरियोट्स। अब यदि पूछें ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट लाइक हैं, ये प्रोकैरियोटिक लाइक हैं बिकॉज दे अंडरगॉन सम मॉडिफिकेशन, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन। देखो मैंने मॉडिफिकेशन भी आपको दिखा दिया, ऐसे अंदर अंदर बना दिया, इसमें भी देखो कुछ ऐसा बना दिया। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बोल सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रोकैरियोट्स लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दे विल अंडरगोन सम मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट लाइक ऑर्गेनिज्म, वो मॉडिफिकेशन क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ग्राम नेगेटिव जब बताऊंगा। लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इनसाइड, which are living inside eukaryotes। बन जाएगा? सभी को समझ में आ गया? which are living inside eukaryote, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट लाइक ऑर्गेनिज्म which are living inside eukaryote। तो इनमें सिमिलैरिटी होगी, प्रोकैरियोट्स हैं भैया। क्या है ये, प्रोकैरियोट्स हैं। देखो जरा हम प्रोकैरियोट्स का इसमें ऐसे देख लेते हैं, देखना यहां पर मैं बना देता हूं, ये मैं बना देता हूं दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैं क्या बना दे रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ मैं क्या बना दे रहा हूं, ये मैं बना देता हूं क्लोरोप्लास्ट। इसको तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसको बना देता हूं क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। सभी को समझ में आ गया क्या बना दिया मैंने, क्लोरोप्लास्ट। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब देखना जरा, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये मैं बना देता हूं। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। इस तरीके से ये इनर मेम्ब्रेन मैंने बना दी, और ये इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से इनफोल्डिंग हो जाती है, जैसे बैक्टीरिया में इनफोल्डिंग होती है। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी मैं इनर मेम्ब्रेन बना देता हूं, इसकी इनर मेम्ब्रेन एज इट इज ऐसी ही होगी। ये मैंने बना दिया। सबसे पहले हम इसको प्रोकैरियोट से सिमिलैरिटी देखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ इसको मैं क्या बोल दूं, इसकी कॉपी कर लूं, कई सारी इसकी कॉपी कर लूं। चलो इसकी कॉपी कर लेते हैं, अभी बहुत जगह पे काम आएगा। ये मैंने इसकी क्या कर ली, कॉपी। अब बताओ इसके अंदर डीएनए कैसा होगा, इसके अंदर डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि प्रोकैरियोट है ना, तो डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इसके अंदर भी आप मुझे बताओ डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। आप मुझे बताओ इसके अंदर राइबोसोम कैसे होंगे, 70S। कैसे राइबोसोम होंगे, 70S। इसके अंदर भी राइबोसोम कैसे होंगे, 70S। तो देखो प्रोकैरियोट से सिमिलैरिटी हो गई कि नहीं हो गई? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन लिख दूं यहां पर, बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। क्या लिख दूं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, इनर मेम्ब्रेन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, दिस इनफोल्डिंग अंदर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अरे इंटेस्टाइन में विलाई होती है ना, क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो यहां पर मैं बोल दूंगा इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। बताओ इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टा। क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या कर देगा आप मुझे बताओ जरा, इट विल इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे जो रिएक्शंस होंगी आगे उनके लिए क्या कर देगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा। सभी को समझ में आ गया? अब इसमें थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम और होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन हमने लिख ली, इसमें एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। दैट थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड।
थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड, ये मैंने बना दिया, ये भी थैलाकॉइड, ये भी मैंने क्या बना दिया, थैलाकॉइड, ये भी मैंने क्या बना दिया, थैलाकॉइड। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसको मैं क्या बोल दूं, एक सिंगल क्या हो जाएगा, दिस सिंगल इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। चलो साइड में लिख लेते हैं, इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज थैलाकॉइड। क्या बोल दूंगा आप मुझे बताओ जरा, थैलाकॉइड। और ये पूरा का पूरा आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसका ग्रुप, थैलाकॉइड 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 थैलाकॉइड, इस पूरे के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। बताओ क्या बोलेंगे हम इसको, ग्रेना। क्लियर हो गया, ग्रुप का मतलब होता है ग्रेना, ग्रेना का मतलब होता है ग्रुप, ग्रेना का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो आप मुझे बताओ जरा, थैलाकॉइड का ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रेना। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। दोनों में प्रोकैरियोट का कैसा है, डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, दोनों में राइबोसोम कैसे है, 70s, तो ये क्या है, प्रोकैरियोट से। दोनों में आउटर इनर मेम्ब्रेन है, बट इसमें क्या है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या है आप मुझे बताओ जरा, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर हो गया, अब आगे आ जाओ। देखो जरा, इसके अंदर का जो मटेरियल है बहुत अच्छे से समझना, इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो अंदर का है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले इसको पार्ट को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। और यहां पर ये जो पूरा अंदर की तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। क्लियर है। लेकिन इसमें याद है ना, एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी आ गया था, इस तरीके से याद करो, एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी आ गया था ऐसे, ये थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी आ गया था। दिस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। और इस थैलाकॉइड के अंदर वाला जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। क्लियर है, इसको हम क्या बोल देंगे, ल्यूमेन। और बाहर वाला स्पेस हम क्या बोल देंगे, इसको स्ट्रोमा। क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा। अभी याद कराता हूं, देखो जरा जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्लियर है, एक एक डायग्राम एक एक कॉन्सेप्ट को बताएगा। क्लियर है, एक एक डायग्राम किसको बताएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बताएगा। तो मुझे बताना, ये जो यहां पर बना हुआ है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, मैट्रिक्स। कितना आसान है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। तो आपको स्पेस का नाम याद हुआ, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, और इसको क्या बोल देंगे, ल्यूमेन। और ये जो बीच में स्पेस बना हुआ है, ये जो बीच में स्पेस बना हुआ है दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आ गया, अरे भाई दो मेम्ब्रेन के बीच में है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लिख दूं, इस स्पेस को हम क्या बोल देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज स्ट्रोमा, इसको हम क्या बोल देंगे, ल्यूमेन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। क्लियर हो गया? इसमें 2 मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, इसमें 3 मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अब देखना यहां पर आप देखना, यहां पर भी एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और क्या बनता है, एटीपी। समझ में आ गया? यहां पर भी आप मुझे बताना, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और क्या बनता है, एटीपी। लेकिन दोनों के बनने वाले प्रोसेस में डिफरेंस होता है। पहले तो आप मुझे बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बट मेजर डिफरेंस यह है कि यहां पर ऑक्सीडेशन से हो रहा है। देखो, ये बॉन्ड जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से आएगी, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, उससे एनर्जी आएगी। तो यहां पर आप मुझे बताओ कैसे आएगा, बताओ जरा, एनर्जी कैसे आएगी, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल। कैसे आएगा आप मुझे बताओ जरा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। उन केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करा के ये सारी चीजें होंगी, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, केमिकल्स। तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पर आप मुझे बताना, सनलाइट ऐसा कराएगी, कौन कराएगी, सनलाइट ऐसा कराएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैं इसको बोल दूं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
बोल दूं इसको, क्या बोल दूं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सब हम आगे पढ़ेंगे। फॉस्फोराइलेशन क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन बन जाएगा। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन। दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टा, दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में, रेस्पिरेशन में, इसके बारे में फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, अभी हम बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन फटाफट बता दो। अब थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लें, बताओ जरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लें। इसके बारे में तो हमने देख लिया, अब जरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम देख ले रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख लेते हैं। ये मैंने बना दी आउटर मेम्ब्रेन, क्या बना दी मैंने, आउटर मेम्ब्रेन। ये मैं क्या बना देता हूं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये मैं क्या बना दे रहा हूं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये मैंने क्या बना दिया, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई लोगों। ये मैंने बना दिया, क्लियर है। अब देखना इसमें थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम आता है, क्या आ जाता है इसके अंदर, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम आ जाता है। एंड दैट थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, दैट थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना। ये पूरा एक ग्रेना हो गया, दूसरा ग्रेना मैं यहां बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना। अब देखो इन दोनों ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए एक और थैलाकॉइड आ जाता है। ये देखो जरा, ये थैलाकॉइड आ गया, ये क्या आ गया, ये भी थैलाकॉइड है। ये सभी थैलाकॉइड हैं, ये सभी थैलाकॉइड हैं, ये भी थैलाकॉइड है। चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, देखो जरा, ये भी थैलाकॉइड है, ये भी थैलाकॉइड, थैलाकॉइड 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 थैलाकॉइड, और ये भी क्या है, थैलाकॉइड। और ये थैलाकॉइड की लेयर, आप मुझे बताओ ये पूरा स्पेस कौन सा है, दिस इज स्ट्रोमा। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस स्पेस इज स्ट्रोमा। ये क्या है, स्ट्रोमा। क्लियर हो गया, तो इस पूरे को तो मैंने ग्रेना बोल दिया, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, ग्रेना। अरे बोल दूं इस पूरे को मैं क्या बोल दूं, ग्रेना। इस पूरे को भी आप मुझे बताओ मैं क्या बोल दूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेना। क्या बोल दूं, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेना। क्या बोल दूंगा मैं इसको, ग्रेना बोल दूंगा। अब बच गया इसमें बीच में, अब यहां पर बीच में बच गया, तो ये एक ऐसी लेयर दिखाई दे रही है जो स्ट्रोमा में है। और बायोलॉजी में लेयर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लैमिला। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लैमिला। और वो लैमिला कहां पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। ये लेयर प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, तो इसको आप मुझे बताओ मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोल दूंगा इसको, स्ट्रोमा लैमिला। सभी को समझ में आ गया, क्या बोल दूंगा मैं इसको, स्ट्रोमा लैमिला। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है बताओ। थैलाकॉइड 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 थैलाकॉइड, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड ग्रेना, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड ग्रेना। ये एक लेयर जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये क्या कहलाएगी आप मुझे बताओ। ये स्ट्रोमा में, तो इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा लैमिला। लैमिला मतलब लेयर, लैमिला मतलब लेयर, लैमिला मतलब लेयर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और छोटे छोटे से डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम्स आप देखते जाओगे, कॉन्सेप्ट याद होते जाएंगे। क्लियर है, डायग्राम्स को याद रखना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू स्टेटमेंट्स को याद रखना। समझ में आ गया, किसको याद रखना, स्टेटमेंट को याद रखना। अरे अच्छा, ये इनने गड़बड़ कर दिया, इस पेज के ऊपर इनने इसको पुट कर दिया, इसीलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। चलो ऐसे ही बना लेता हूं।
ये मैंने बना दिया, क्लियर है। अब आप मुझे बताना, ये मैंने थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। ये क्या हो जाएगा, दिस इज थैलाकॉइड। और इसी थैलाकॉइड के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इस साल क्वेश्चन मिलेगा इस स्टेटमेंट से, समझ में आ गया। इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। बात समझ में आ गया। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थैलाकॉइड, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थैलाकॉइड, क्लियर हो गया। और यहां पर कौन प्रेजेंट होंगे, ये है स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम फॉर कैल्विन साइकिल। देखो, एस फॉर स्ट्रोमा, एस फॉर सिंथेसिस, और सिंथेसिस कौन सी साइकिल कराती है, कैल्विन साइकिल। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स, एंजाइम्स फॉर सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्विन साइकिल। समझ में आ गया, कैल्विन साइकिल। सीधे स्टेटमेंट मिलेगा कि क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होता है। बताओ इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपको सीधे इस साल मिल सकता है। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप मार्क कर लेना। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थैलाकॉइड। कहां पे प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड। अब स्टेटमेंट भी लिख ले, यहां पर लिख ले, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थैलाकॉइड। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थैलाकॉइड। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बताओ जरा, क्लोरोफिल हमेशा कहां पे प्रेजेंट होगा, थैलाकॉइड। स्ट्रोमा में प्रेजेंट नहीं होता, हमेशा कहां पे प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ जाएं, अरे बताओ आगे बढ़ जाएं। पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देख लें दोनों में डिफरेंस। चलो हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन है जिनको मैंने इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलो यहां पर मैं लिख लेता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिख दिया यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर लिख देता हूं क्लोरोप्लास्ट। आ गया समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया। और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सभी को क्लियर हो गया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, आप मुझे बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है, टू मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या प्रेजेंट है, टू मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या प्रेजेंट है, थ्री मेम्ब्रेन सिस्टम। सिमिलैरिटी तो हमने देख ली, इसमें क्या प्रेजेंट है, थ्री मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताना जरा, इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। आप मुझे बताओ ये किसके लिए कंसर्न होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या कराता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कराएगा बताओ जरा जल्दी से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कराएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ ये क्या कराएगा, इट इज कंसर्न विथ फोटोफॉस्फोराइलेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को समझ में आ गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लें, हम क्वेश्चंस देखते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एसर्सन में बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, या एसर्सन बोल देता हूं, एसर्सन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पैरासाइट, आर नॉट पैरासाइट। बताओ वाई दे आर नॉट पैरासाइट। ये अंदर रह रहे हैं फिर भी ये पैरासाइट क्यों नहीं है, समझ में आ गया। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, तीन चार जगह हमारे काम आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पैरासाइट। देखो पैरासाइट वो होते हैं
जो जहां रहते हैं उसको हार्म करते हैं, बट ये बेनिफिट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज दे आर बेनिफिशियल टू सेल, बिकॉज दे आर बेनिफिशियल टू सेल। समझ में आ गया? सेल के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। सेल के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है? यहां पर चाहे तो हम लिख भी लें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स फूड। क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। अब दूसरा असर्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी नहीं है। आर नॉट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? मैंने आपसे क्या बोला? एक भी असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? और मैं डायग्राम बनवाऊंगा, उन्हीं डायग्राम से आंसर निकलवाऊंगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट ऑटोनॉमस। रीजन, because they depends on cell for कार्बन सोर्स। क्लियर है? जैसे यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी बात करें? मान लो ये मैंने क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? दूसरी तरफ मान लो मैं क्या बना देता हूं? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? मैंने क्या बना दिया? ये यहां पर मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जब तक इसके अंदर CO2 नहीं आएगी तब तक आप मुझे बताओ क्या ये फूड बना सकता है? नहीं बना सकता। क्लियर हो गया? जब तक आप मुझे बताओ जरा इसमें यहां पर वाटर ना हो, आगे पढ़ेंगे, जब तक वाटर नहीं टूटेगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये सेल पे चीजों के लिए डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे समझो, आपकी जो कार है वो इंडिपेंडेंट है कि अपने आप चालू हो जाती है। जब तक आप उसको चालू नहीं करोगे, जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डलाओगे, तब तक वो क्या चलेगी? क्या नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से ये CO2 पे, वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, ये जो मैंने बना दिया, मान लो इस तरीके से, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बना दिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में आप जरा ध्यान से देखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहां पर बना दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब तक आप कार्बन नहीं भेजोगे, कार्बन सोर्स, आगे पढ़ेंगे कार्बन सोर्स, तब तक ये ATP प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ATP ये तभी प्रोवाइड करेगा जब इसमें कार्बन सोर्स जाएगा। यहां CO2 वाटर जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक हम बाहर से भेजे ना। तो इसलिए डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल दें आर सेमी ऑटोनॉमस। क्या बोल दें इसको हम? सेमी ऑटोनॉमस। भाई ना ही ऑटोनॉमस है ना ही पैरासाइट है, तो इसको मैं क्या बोल दूं? सेमी ऑटोनॉमस। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, एज इट इज। क्लियर हो गया? तो देखो जरा, सेमी ऑटोनॉमस है क्यों? अब इसका रीजन देख लेते हैं। अपने सारे काम ये खुद कर लेता है। समझना जरा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये पैरासाइट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हार्म नहीं कर रहे, तो पैरासाइट नहीं। जो हार्म करता है वही पैरासाइट होता है, पहली चीज। तो बिल्कुल आजाद नहीं है भैया, सेल के अंदर रह रहे हैं। जब तक सेल इनको कुछ देगा नहीं तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या होगा? ये कंप्लीट ऑटोनॉमस भी नहीं है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। मतलब कुछ चीज के लिए सेल पे ये डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ इसका रीजन क्या बोल देंगे? बताओ क्या बोल दें? दे हैव देयर ओन एंजाइम सिंथेसाइजिंग। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ओल्ड एनसीईआरटी की, इसीलिए मैं एज इट इज लिखवा रहा हूं, एंजाइम सिंथेसाइजिंग मशीनरी। क्या मतलब होता है? आप देखो, इनके पास इनका खुद का डीएनए है। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये क्या बनाएंगे? आरएनए खुद ही बनाएंगे। इस आरएनए से खुद ही बनाएंगे प्रोटीन,
और वही प्रोटीन आप मुझे बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम में। तो जितने एंजाइम की जरूरत इनको है ये खुद बना लेंगे, जितने एंजाइम की जरूरत इनको खुद है ये खुद बना लेंगे। बात समझ में आ गया। दूसरा, दे कैन रेप्लीकेट, अपना डीएनए खुद रेप्लीकेट कर लेंगे, रेप्लीकेट देयर ओन डीएनए, देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए खुद रेप्लीकेट कर लेंगे। समझ में आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। आप ऐसे समझो हमारे अंदर, समझ में आ गया, हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वो मदर से आते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया ओवम में भी होते हैं, स्पर्म में भी होते हैं, लेकिन स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया डिजेनरेट हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ जो जाइगोट बना, उस जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो केवल कहां के, ओवम के, मतलब कहां से आए, मदर से आए। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, एंशिएंट इंडिया में फीमेल को क्या बोला जाता है, शक्ति। क्या बोला जाता है, शक्ति। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है हमारे अंदर, हमारे हर सेल के अंदर जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। और वो एनर्जी कहां से आ रही है, फीमेल से, वो मदर से आ रही है। समझ में आ गया। हमारे हर एक सेल के अंदर जो मैं काम कर रहा हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं, उसके लिए जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी का सोर्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और वो माइटोकॉन्ड्रिया मदर से आ रहा है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। समझ में आ गया, क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। तो याद रहेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब लेकिन मान लो सुबह आप सो रहे हो, समझ में आ गया, बिल्कुल उसकी तरह बैल की तरह, भैंस की तरह पड़े हुए हो कि बिल्कुल उठ ही नहीं रहे, जैसे वो बिल्कुल हो जाता है ना, सुबह पड़े हो। अब मान लो मम्मी आई, मम्मी ने एक बार उठाया नहीं उठे, दूसरी बार उठाया नहीं उठे, तीसरी बार उठाया नहीं उठे, और फिर चौथी बार आपने, मम्मी ने बोला कितनी आलसी है, कितना आलसी है। ठीक है, आपने बोल दिया आप ही का माइटोकॉन्ड्रिया, आप ही की एनर्जी है। उसके बाद यदि आपकी अच्छे से धुनाई हो जाए तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बात समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो तीसरा स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट comes from pre-existing mitochondria and chloroplast. Mito and chloro लिख लोगे शॉर्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर comes from pre-existing mitochondria and chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, बाइनरी फिजन। तो ये भी इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरियल ओरिजिन। क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरियल ओरिजिन। सभी को समझ में आ गया अच्छे से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल हम इसको वापस रिवाइज करेंगे, कल हम ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट को वापस रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्लास्टिड्स। क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स। और जो मुझे लगता है इस साल प्लास्टिड से एक क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया। प्लास्टिड पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे, माइक्रोबॉडीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटन। समझ में आ गया। और उसके बाद प्रोकैरियोट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। इस ड्यूरेशन में पढ़ना सीखो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, जो लास्ट ईयर गलतियां करी थी, हड़बड़ाओ मत। आप एक बात देखो, कभी भी आप देखना, आप एक चीज देखना, आप कभी भी आप ट्रैफिक में जाओ, कभी सड़कों पर ऐसे घूमना, आप देखना कि जो साइकिल से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बहुत स्पीड में जाते हुए दिखेंगे। और कभी आप देखना एक मर्सिडीज यदि जा रही है, समझ में आ गया, मर्सिडीज जा रही है, उसके पीछे कोई बड़ा कंपनी का सीईओ बैठा हुआ है, उसकी कोई ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, और वो गाड़ी आप देखना एक नॉर्मल स्पीड में, कम स्पीड में चल रही होगी। समझ में आ गया। तो जो अचीव करते हैं ना, उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती, याद रखना। समझ में आ गया। क्रिएशन कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं होता। क्लियर है। वो हमेशा शांति से होता है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती। उनको मालूम है जितना टाइम है वो मोर देन इनफ है, अच्छा आउटपुट लाने के लिए जो है वो बहुत कुछ है। समझ में आ गया। और बाकी आप देखना हड़बड़ाहट में होते, जल्दी जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, होता है कि नहीं होता। आप डिफरेंस देख लेना, आप कभी ट्रैफिक में जाना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। समझ में आ गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।